ठीक है दीदी। बहन कोमल बहन। जी भैया आ रहे हैं, 1 मिनट। डबल आवाज आ रही है। तब तक आप शुरू करिए। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 16 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल में बहुत ही होने वाली खास अभी सरप्राइज है आप लोगों के लिए चौपाल पे। तो चौपाल की सरप्राइज बाकी तो शुरुआत नहीं है। करने के बीच में कोई सरप्राइज खोलेगा नहीं, ठीक है। और आप सभी के लिए और चौपाल की शुरुआत में जैसे कि आप सभी जानते हैं तो हमारे बीच में कोमल बहन श्राद्ध पर चल रहा है। और इस श्राद्ध के दिनों में हमारे पितरों की मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण, गुरु मंत्र की स्तुति, और उसके बाद लगेगी अपनी चौपाल। और आप जानते हैं जिस लिंक से आप जुड़े हैं, ये लिंक पूरे दिन में 24 घंटे में आपके साथ 4 बार आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों से रूबरू होते हैं। पहला सुबह योगाभ्यास, दूसरा 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग में। जैसा कि आज सुबह 16 तारीख की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में अजवाइन को किस प्रकार हम अपने अनेकों रोग में, यहाँ तक कि कैंसर में भी, कैंसर जैसे असाध्य रोगों में अजवाइन का उपयोग करके कैंसर से जीत हासिल कर सकते हैं, उसमें अपना लाभ पहुंचा सकते हैं। उसके साथ ही जीवन में कभी बुखार ना आए, उसमें किस प्रकार अजवाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मासिक धर्म में माँ बहन बेटियों के सर्दी खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा, जिन सब छोटी मतलब साध्य और असाध्य सभी रोगों में अजवाइन को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आज स्वाध्याय किया। और स्वाध्याय ही नहीं किया, साथ ही साथ अनेकों अनुभवों का आदान प्रदान होगा 11 बजे इसी लिंक से। और कल चर्चा का विषय रहेगा पुदीना। पुदीना मौसम जो भी आने वाला है, इस मौसम में पुदीने की पत्तियां, आने वाले समय में धनिया, तो इस तरीके से रसोई घर की जो औषधि है उनका किस प्रकार हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। और शाम 4 बजे इसी लिंक से घरेलू बचत व्यवसाय, हम सभी के द्वारा किए जा रहे अपने रोजमर्रा के खर्चों में कुछ ऐसे उत्पाद नारी सुरक्षा के पास है जो आपका खर्च आपकी बचत का रूप लेगी और आपके खर्च से न जाने आपको इस यहाँ तक पहुंचाने वाले परिवारों को उनकी आर्थिक उन्नति का एक रास्ता बनेगा। इस उद्देश्य से नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग इसी लिंक से 4 बजे और 8 बजे आप सभी जानते हैं चौपाल में। तो जो नए परिवार आज जुड़े हैं उन सभी से रूबरू होंगे। उससे पहले मैं कोमल बहन को आमंत्रित करता हूं चौपाल की शुरुआत करने के लिए। जी बहन। चश्मा निकाल दें सब लोग, आंखें बंद, पीठ सीधी, अपने गुरु को भगवान को याद करते हुए ओ ओ ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि
तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। वंदे मातरम। करें चौपाल की शुरुआत। सबसे पहले चौपाल पे आज के धन्यवाद के पात्र हैं मनीषा तोमर बहन। मनीषा तोमर बहन, वंदे मातरम।
वंदे मातरम भैया। कैसा लगा श्री राम बट्टी बना के? आज बन गई, तैयार हो गई आपकी? हाँ बन गई। जी। दीदी आप अपना सील और पत्थर भी दिखा दो जरा, बाकी जी जो जी। लोगों को, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा। और श्री राम बट्टी बनाने का जो तरीका है और उसके जो घटक हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल दो औषधियां जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक है तुलसी के पत्ते और दूसरा काली मिर्च। ठीक है। रामा तुलसी और काली मिर्च दोनों बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम लेकर 5 घंटे तक सील पे पीसा गया। ये सील और बट्टा जो इसके पास जो उपलब्ध है, जिस शकल में उपलब्ध है, उस तरीके से किया जा रहा है। तो चौपाल में जुड़ी बहुत सारी बहनें स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार कह सकते हैं, अपने परिवारों के स्वास्थ्य रक्षक कह सकते हैं। उन्होंने इस जिज्ञासा के साथ, विश्वास के साथ बना रही हैं। और अभी भी आपके चौपाल में आप देख रहे हैं, एक दूसरी बहन अभी ऑन द स्पॉट, इसका 4.5 घंटे लगभग हो चुके हैं, अपेक्षा गुप्ता बहन। तो अपेक्षा गुप्ता बहन माइक अनम्यूट कर लीजिए। अपेक्षा गुप्ता बहन, बताइए। वंदे मातरम। और ये दीदी लखनऊ से हैं, और ये भी श्री राम बट्टी बना, क्या बना रही हो दीदी? क्या पीस रही हो? घर में सब्जी बनाने के लिए मसाला? श्री राम बटी बना रहे हैं। श्री राम बट्टी, इस बट्टी से क्या होगा? भैया बुखार सही होगा, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सही होगा। अच्छा, कितने घंटे हो गए पीसते हुए? 3 घंटे हो गए। अच्छा, 3 घंटे हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आज हमारे बीच में डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत से अगर जुड़ चुके हैं, तो तीसरे भाई हैं डॉक्टर सुशील कुमार, शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने श्री राम बट्टी बनाने के लिए अपने पानीपत की क्लिनिक से, जहां उनका सिलबट्टा पड़ा हुआ था जिंद में उनके गांव, तो स्पेशली वो गांव गए और गांव जाकर उन्होंने आज श्री राम बट्टी बनाने का शुभारंभ किए। आप में से आकांक्षा बहन, अगर आपके पास नंबर हो तो भैया को बोले जरा आए जरा, ऐसे आने ही वाले होंगे, लेट कैसे हो गए पता नहीं। और बहुत ही जल्द आज मुझे बहुत खुशी मिली कि जब कलकत्ता से पूजा अरोड़ा दीदी मेरे को फोन करके कहती है कि भैया मैं भी श्री राम बट्टी बनाऊंगी। मैंने कहा ये फ्लैटों में रहने वाली दीदी भी श्री राम बट्टी बनाएगी? हाँ, इनके जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वीडियो ऑन कर दो, अब तो आपकी शक्ल हर कोई पहचानता है। हाँ ठीक जी। है। वंदे मातरम दीदी। बहुत। वंदे मातरम। हाँ, ये पूजा अरोड़ा दीदी हैं। इन्होंने भी आज स्पेशली फोन करके कहती भैया आप तो, मैं भी बनाऊंगी श्री राम बट्टी और अपनी बेटी को भेजूंगी। मतलब इनकी हाँ बेटी जी। बेंगलोर में रहती है, तो अपने ही हाथों से बनी हुई दवा अपने बच्चों को बना के देने का जो सुख और आनंद जो मिलेगा, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आप जैसी बहनों को, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। भैया आप सिखा रहे हैं और हम लोग उस पे चल रहे हैं। जी जी। आप बड़े भैया साथ में हैं तो फिर क्या गम है। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ऐसे अनेकों भाई बंधु हर दिन हर पल। और अभी तो ये शुरुआत है, श्री राम से शुरुआत है, श्री राम से शुरुआत है। हम्म? आगे तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। ठीक है। तो जय जय श्री राम। और अब चलते हैं मोनिका बहन के पास। इनके ब्रह्म योग की क्या स्थिति है, संतान उत्पत्ति ब्रह्म योग की क्या स्थिति है, दीदी ने कितनी तैयारी करी है, इसकी जानकारी लेने। जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम सभी को। भैया सारी सामग्री पीस ली है मैंने। ये है चिकनी सुपारी, बाकी का सामान ऊपर है, अभी मैं दिखाती हूँ भैया। आज मैंने कूट लिया भैया, पीस लिया, छान लिया, और कल बनाऊंगी भैया। दूध भी आज मंगवा लिया है, जी जी। कल बनाऊंगी। सारी सारी जो एक चिकनी सुपारी को छोड़ के भैया जिनको घी में भूनना है, वो औषधि मैंने एक साथ मिला के रख ली है। और वो चिकनी सुपारी है वो मैंने बाहर रखी,
जी। और ये जो दीदी अभी बनाने वाली है ब्रह्म योग, संतान उत्पत्ति का ब्रह्म योग, ये अगर मैं अंदाजे में सिर्फ आप लोग का मन रखने के लिए बोलूं और अपने मन को खुश करने के लिए, तो राजा दशरथ और कैकेयी और कौशल्या को खिलाने वाला जो हलवा था ना, उस हलवे का नाम है। आप यूं समझ लें, इतनी क्षमता, मतलब है नहीं, लेकिन जिस तरीके की उसके बारे में, जिस वैद्य के पुस्तक में ज्ञान लिखा हुआ, जो बातें लिखी हुई थी, उस आधार पर यह ब्रह्म योग है संतान उत्पत्ति का। अगर इस हलवे को पति पत्नी दोनों खाते हैं तो हर हाल में होना ही होना है, संतान मिलने ही मिलने हैं। और स्वर विज्ञान के ज्ञान से तो हमें पहले ही पता चल गया कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बांझ भी पुत्र मिल सकता है स्वर ज्ञान की वजह से। तो ऐसे अनोखे ज्ञानों के संग लगती है चौपाल, और आप सभी के अनुभवों और हौसलों के संग तो आनंद ही आनंद है। जी जी भैया, भैया ये सारा कूट पीस के छान के रख लिया। ये औषधि है जो घी में भुनी जानी है। उसके बाद मिश्री में इसके चाशनी में तैयार होगी। ये 3 किलो मिश्री है भैया। ये जो सामान 40-40 ग्राम था, जिसमें बादाम 150 ग्राम था, कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में थी, कुछ कम में थी, वो सारा तैयार हो गया भैया। ये मिश्री तैयार हो गई। मिश्री को कल चाशनी बना के पहले इसको घी में भूनना है, उसके बाद चाशनी में डालनी है। और एक जो नीचे मैंने दिखाई थी भैया सुपारी, चिकनी सुपारी के नाम से, वो भैया उसका तैयार होगा दूध में डाल दूध के में खोआ। मावा। जी भैया, मावा में वो तैयार होगी। जी। तो स्वस्थ जी भैया, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के पास आपको शुद्ध, मतलब आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर में खुद अपने परिवार के लिए, अपने लिए शुद्ध औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। उसका ज्ञान, उसकी विता और प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा समय समय पे अनेकों औषधियों का। ये तो होगी चौपाल की दूसरी बातें। कल भैया बनाते हुए भी दिखाऊंगी, क्योंकि चौपाल का तो अपना समय 11 बजे की मीटिंग भी है, उसी टाइम चढ़ेगा कढ़ाई। जी तो जी कल प्रैक्टिकल वैसे भी दिखाऊंगी भैया। जी दीदी। तो कल ही 11 बजे की मीटिंग में हम पुदीने पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन हमें संतान उत्पत्ति ब्रह्म योग का हलवा बनाते हुए देखने को भी मिलेगा। ठीक है। अब चौपाल पे मेरे ख्याल से कल अनुभव सुना, आज अनुभव सुनाया था या कल सुनाया था भैया, किसी को याद है? जो हम लोग घर में घरेलू औषधियां बनाते हैं, उनके परिणामों की जानकारी कल सुनाया था या आज सुनानी है? हाँ, सुमित भैया की आवाज में क्या भैया? हाँ हाँ, 11 बजे। जी 11 भैया। बजे तो चलिए 8 बजे वाले को क्यों वंचित रखें, उनके भी विश्वास और ज्ञान को बढ़ा देते हैं। वंदे मातरम दोस्तों। भाई गोविंद सरन जी द्वारा जिस तरह से रसोई चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और उसके जो परिणाम मिल रहे हैं, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखिए। अभी मैं आपको 2 फीडबैक दिखाता हूं जो गोविंद भैया के पास आई। उन्होंने कुछ उपचार बताया किसी भाई को। पहला है बोनानाशक का, तो आइए बिना किसी देरी के मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ये लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, गोविंद शरण प्रसाद जी, आपके द्वारा साझा किए गए बोनानाशक चूर्ण के लिए हमारे घर में एक बच्ची है और हम उसे नियमित रूप से यह चूर्ण दे रहे हैं। इसके सेवन से उसका रंग निखर गया है, उसकी भूख बढ़ गई है और अब पहले से कहीं ज़्यादा चंचल और खेल कूद में रुचि लेने लगी है। यह चूर्ण वाकई बहुत प्रभावी है और हम इसके परिणामों से बहुत खुश हैं। आपके इस घरेलू नुस्खे ने हमारी बच्ची की सेहत और उत्साह में अद्भुत बदलाव लाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप दूसरा अनुभव सुनिए, ये दूसरे व्यक्ति का है। वो लिखते हैं, भाई जी वंदे मातरम, आपके द्वारा गृह क्लेश नाशक
कमाल का है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। मेरे दाम्पत्य जीवन में अक्सर कलेश बना रहता था, परंतु आपके बताए हुए मंत्र व तेल से दीपक जलाने से 95% शांति हो गई है। इसका मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। दीपक का 40 दिन तक हो गया है, तेल अभी बचा है, और क्या दीपक जला सकते हैं ये भी बताने का कष्ट करें। तो आपने देखा कि बौनानाशक जो कि नॉर्मली बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके भी इसके अलावा भी बहुत सारे साइड बेनिफिट मिले हैं, वो आपने सुना। दूसरा गृह क्लेश नाशक, जिससे घर गृहस्थी में शांति रहती है, उसके भी अनुभव आपने सुने। तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे बना सकते हैं उसकी पूरी वीडियो स्वस्थ समृद्ध परिवार पर डली हुई है, आप चाहें तो देख करके वो बना सकते हैं, या फिर वीडियो में तो ये अपने जो हम अपने आसानी से घर में बना सकते हैं बौनानाशक चूर्ण, उसके अनुभव सुने। और ऐसे अनेकों अनुभव हैं। गृह क्लेश नाशक का तो क्या कहना। और आप सभी के लिए एक नई जानकारी, चमत्कारी तेल की पुस्तकों में वर्णित एक तेल का जिक्र है, शीतल चीनी का तेल। इस तेल का नाम मैंने रखा है क्रोधनाशक तेल। क्रोधनाशक तेल। आप में से जिन्हें भी लगता है कि आपके परिवार में आप में क्रोध की भावना ज्यादा है, तो आप शीतल चीनी के तेल का प्रयोग करके आप क्रोध का नाश कर सकते हैं। शीतल चीनी की कुछ बूंदें स्नान करने वाले पानी में डाल के स्नान करने से 100 ml जैतून के तेल में 10 ml शीतल चीनी का तेल मिलाकर उस तेल के दीपक जलाने से क्रोध का नाश होता है। उस घर में क्रोध का नाश होता है, सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं। जिस जगह शीतल चीनी के युक्त तेल के दीपक जलाए जाते हैं, उस जगह के रहने वाले लोगों में क्रोध का नाश होता है। और क्रोध इस वक्त कलयुग का सबसे बड़ा, मतलब जो कहते हैं कि आज हमारा पूरा परिवार, समाज, हम खुद, अगर कोई बर्बाद हो सकता है तो क्रोध न जाने किसको क्या करा दे। पल भर में क्रोध किसी को भी भस्म कर सकता है, अपने आप को भस्म कर सकता है, उसके क्रोध की वजह से किसी और को भस्म कर सकता है, अपना भी नुकसान कर सकता है और सामने वाले का भी। तो क्रोध पे जीत हासिल करने के लिए, क्रोध को नष्ट करने के लिए आसान तरीकों में स्नान करने वाले पानी में शीतल चीनी तेल की कुछ बूंदे डाल के स्नान करना, और शीतल चीनी के युक्त जैतून के तेल में, क्योंकि शीतल चीनी का तेल महंगा होता है, तो आप उसे जैतून के तेल में मिला के उसके दीपक जलाने से क्रोध का नाश होता है जी। और अब चौपाल पे आप सभी के लिए सरप्राइज, आप में से मैं आप सभी को मिलाना चाहूंगा। मुझे मिलाते हुए बहुत खुशी हो रही है, मतलब शब्द बयान नहीं कर सकता। अभी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, वंदे मातरम। पास आ जाए। आज स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के लिए बहुत सी खुशी का दिन है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरा जीवन का जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, 8वीं क्लास सन 1992 और 2025 हम साथ साथ हैं। दिल्ली तक लाने का रास्ता, दिल्ली तक आने का जरिया जो बना वो मेरा दोस्त वरुण, और ऐसे झंडू कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर वेस्टर्न यूपी का कार्य करते हैं। तो आज आपके सामने आपके भाई का सबसे जिगरी दोस्त। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। गोविंद भाई जी लगभग हम लोग 32-33 सालों से लगभग साथ रहे हैं। साथ रहे ही नहीं, हमने अपना स्कूलिंग साथ में गुजारा है, स्कूल टाइम हमने साथ में गुजारा है। उसके बाद ग्रेजुएशन करा, उसके बाद दिल्ली आ गया, और दोनों लगभग पिछले 30-32 सालों से साथ ही समय व्यतीत कर रहे हैं लगभग। अब मुझे देख करके गोविंद को बड़ा ही हर्ष और गर्व भी महसूस होता है कि बहुत सारे परिवारों की सेवा भी इसने करी है। और जब से मैं इसे जानता हूँ, जीवन के प्रारंभिक कालों से, जब पहली बार गोविंद दिल्ली आया था, मुझे याद है
तो 1500 रुपए की नौकरी करता था जीएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स में। उस समय से ही इसकी नीयत हमेशा रहती थी लोगों की देखभाल करने की, लोगों की सेवा करने की। उस समय भी गांव से कई सारे लोग यहाँ दिल्ली आते थे, कोई इलाज के लिए आता था, किसी काम के लिए। हर किसी के लिए आने जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वापसी की टिकट की व्यवस्था, उस समय से ही गोविंद इन्हीं कामों में लगा रहता था लगातार। तो मेरा तो काफी पुराना मित्र भी है। आज इस चौपाल में मैं पहली बार आया हूँ, आज काफी समय के बाद मेरी मुलाकात हुई है। फोन पे हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन अब मुलाकात बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। ये दिल्ली में रहते हुए भी काफी दिनों के बाद ही मुलाकात हो पाती है आज। तो मैं तो इसका हौसला बढ़ाता रहता हूँ कि चलो यार, इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहो, और परमात्मा सब देख रहा है बस। और मैं सही बताऊं कि आज जैसे कहते हैं ना, एक के बगल 11, मतलब अगर दिल्ली में हम हैं, हम दोनों में से कोई भी अगर दिल्ली में नहीं है, तो हमारे परिवार में अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे पता है कि मेरा दोस्त यहाँ पे है, या दिल्ली में मेरा दोस्त है। तो हम लोगों के लिए यही है। अभी पीछे जैसे गांव जाते हैं हम लोग, मतलब ऐसा है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लंगोटिया यार, मतलब पूरी की पूरी एकदम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। शब्द नहीं है मेरे पास। और भैया लंगोटिया यार मतलब जमीन से 3 फुट ऊपर उड़ना। आज भी आप फीलिंग समझ रहे हैं हम। दीदी ये देखो ना, आयुर्वेद में पहले मैं आया, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक कंपनी में पिछले 9 साढ़े 9 सालों से काम कर रहा हूँ झंडू में। लेकिन आयुर्वेद सीखने का जोश गोविंद भाई में आया पहले, बाद में। इसने जी भैया। सारा आयुर्वेद को रट मार, कि मेरे पास आयुर्वेद की सीमित नॉलेज है जो अपने कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन गोविंद भाई को आयुर्वेद का इतना डीप नॉलेज ले लिया इन्होंने, सारा कुछ लेकर के। मैं तो देखो एज ए प्रोफेशनल चूंकि काम कर रहा था, तो आयुर्वेद को एज ए प्रोफेशनल देखा मैंने। इससे पहले मैं एलोपैथ सिप्ला में था, मैं 9.5 10 साल तक। तो एलोपैथ के बाद मेरी इच्छा हुई कि कुछ दिन आयुर्वेद में काम किया जाए, आयुर्वेद को देखते हैं कैसे कैसे ऑपरेशन करती है आयुर्वेदिक कंपनी, और कैसे मेडिसिन बनाती है। जब आज मैं शाम से सुन रहा था श्री राम का, तो कई बहनें जैसे 5 घंटे तक अपने सिलवट्टा चला चला रही थी। और उसके साथ अब जब मैं आयुर्वेद की जितनी भी वो देखता हूँ, जो कंपनियां भी मेडिसिन बनाती है, या जो अच्छे अच्छे पुराने वैद्य बनाते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में स्कोप नहीं है। आयुर्वेद में भी इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा स्कोप है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी भी आयुर्वेद में जितने भी अच्छे वैद्य हैं ना, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसका मर्दन हमेशा मंत्रों के साथ ही करते हैं, और उस मंत्र का और मर्दन का ही सबसे बड़ा रोल है आयुर्वेद में। आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में चले जाएंगे ना, जितने भी पुराने वैद्य हैं, अब मैं अब नए वैद्यों की तो नहीं कह सकता, पुराने वैद्य सारे मंत्रोच्चारण के साथ ही मर्दन करते हैं सारी मेडिसिन की। पहले के टाइम पे आप जितनी आयुर्वेदिक बुक्स देखेंगे, भाई गज पुट, ये सब मंत्रों के साथ ही किया जाता था, और फिर इसका इफेक्ट देखिए कितना बढ़िया रहता था। आज देखो ना, 5 घंटे सिलबट्टे के ऊपर जब किसी मेडिसिन को बनाते हैं, तो उसकी कितनी एफिकेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी बहुत सारी एफिकेसी बढ़ जाती है। ये तो एक बात बताओ, यही मेडिसिन लोग ये भी तो सजेस्ट कर सकते थे कि मिक्सी में घुमा लो, लेकिन ये एफिकेसी बिल्कुल नहीं रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगा उसमें। जी भैया ये सच्चाई है। मर्दन के आयुर्वेद में तो है ही, जितना ज्यादा मर्दन होगा उतनी ही दवाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा सरलता से बनेगी, मतलब मिक्सी में घुमा देंगे तो भैया कुछ रहेगा ही नहीं। कुछ रहेगा नहीं। ये आप जितनी भी आयुर्वेद की औषधियां देख लो, जितने भी आप भस्म देख लो, कोई भी एक भस्म, स्वर्ण भस्म उठा लो, स्वर्ण भस्म जितनी भी कंपनी बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनी, वो मंत्रोच्चारण के साथ ही बनाती है, उन्हीं की एफिकेसी है। जो ऐसे नहीं करते, वो फर्नेस में बनाते हैं, तो उनकी एफिकेसी इतनी नहीं होती, नहीं आ पाती इतनी एफिकेसी। चलो, मैं अभी अपने दोस्त के सानिध्य में आप सभी को भारत के सबसे अच्छे आयुर्वेद के वैद्य के नाम बताना चाहूंगा। बताना ये जो है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से, जो अभी जिनके हम वो गए थे वहां पे मिलने, जो आए थे मिलने के लिए, जब बुलंदशहर में जिन्होंने ओपनिंग करी थी। हाँ उनका मैं ये है, जिसका फार्मूला हाँ लिया है। त्रिगुणा जी, त्रिगुणा जी, हाँ, त्रिगुणा जी, वैद्य त्रिगुणा। ये साउथ दिल्ली में बैठते हैं, बहुत ही पुराने वैद्य हैं वैद्य त्रिगुणा जी। और एक समय था, अब तो उनका बुढ़ापा आ गया वैद्य त्रिगुणा जी का। जब मैं इस तरह की आयुर्वेदिक कंपनी के प्रारंभिक काल में आया था, तब
तब वो यंग थे, अब तो काफी चूंकि एज्ड भी हो गए। उस समय वो नाड़ी देखकर नाड़ी के ऊपर ही सारा चिकित्सा करते थे। अब देखो, अब जो नई नई जनरेशन आयुर्वेद की आई है ना, बीएमएस वाले डॉक्टर या जो भी आई है, अब सारी चिकित्सा टेस्ट के बाद है। लेकिन पहले सारी वैद्यों की चिकित्सा बगैर टेस्ट के करते थे। वो क्या है, पेशेंट का फिजिकल होना पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है। देखो, आयुर्वेद डॉक्टर के सामने जब पेशेंट बैठता है ना, उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसके हाथ, उसके जीभ, ये सब भी टेस्ट का टूल होता था एक समय में। यही सब टूल था भाई, जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, ये सब टूल होता था। कल आपने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, मतलब आयुर्वेद इतना समय देता था डॉक्टर। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ चेंज हो गया है। लोग ऑनलाइन में डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। अब बहुत सारी चीजें अब ऐसे ही चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें अब चेंज हो रही है। जी भैया, और उसके बाद भैया जो आई तो नाड़ी भेद, मतलब नाड़ी हाँ, देख के जांच करना, बस बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना तक सीमित था। जो डॉक्टर और पेशेंट का जो टच था ना, उसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखे होंगे, पुराने वैद्य पूरी परिवार की खाने पीने की सब जानकारी लेते थे, पूरा कैसा चल रहा है, कल क्या जी लिया था आपने, परसों क्या खाया था, दूध कब पिया था, क्या बातचीत करी, कैसा व्यवहार रहा है, जीव कैसा लग रहा है, जीव में रेडनेस कैसी है। मतलब यही टेस्ट का टूल हुआ करता था एक समय पे। जी भैया, पानी कितना पिया, भूख पानी कैसी, कितना पिया। नींद कैसी। लेकिन अब क्या है, अब कहीं ना कहीं चीजों में कॉमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन हो गया चीजों का ना। भैया एक एक चीज बताना मुझे, भैया आप दोनों लंगोटिया यार हो तो उम्र भी दोनों की सेम होगी। बिल्कुल सेम है। ये 78 का है, मैं 79 का हूँ। ये नवंबर का है, मैं अगस्त का हूँ। मैं इससे बड़ा हूँ थोड़ा उल्टा। तो भैया मेरा भाई बूढ़ा कैसे हो गया आपसे? भैया आपने ऐसा क्या खाया वो जो मेरे भाई ने नहीं खाया? नहीं नहीं, सब कुछ खा ही रहा है गोविंद। वो बोझ का असर है दीदी, बोझ का। हाँ ये बोझ तो कुछ भी नहीं रहा है गोविंद, बोझ लेके तो कभी नहीं चला है, हमेशा फ्री। ना ना, बोझ का इन द सेंस भी है ना कि वो समाज को चलाने में बहुत बड़ा एनर्जी लगती है ना, तो उसको बहुत सोचने बहुत में। यहाँ तक मैं बताऊंगा। अब बाकी तो चलो, मार्केट में मेरे खुद भाई को कोरोना हो गया था 2020 में, हाँ, 2020 वाले 2020 में। फर्स्ट वाले में। और मेरा भाई लगभग 82 दिन हॉस्पिटल में था, उसमें 65 डेज वो वेंटिलेटर पे था, 65 दिन था। उससे पहले जब कोरोना का इतना पीक चल रहा था, गोविंद खुद मेरे भाई के पास आया था, उसकी देखभाल करी थी। जब हम सब भी डर रहे थे कि कोरोना में पता नहीं क्या होगा, इसने खुद अपने हाथों से अमृत धारा उसके हाथों में दिया था, नहीं गोविंद, याद है वो? फिर जप्पी भी पाई थी भैया, गले भी हाँ मिले थे, क्योंकि वो हाँ हमें हाँ फोटो लिखी थी। जी हाँ, भैया। वही कह रहा हूँ। तो इसलिए क्या है ना, कि गोविंद ने शुरू से ही कोरोना का विरोध किया था एकदम से, मुझे याद है डे 1 से। ये बोलता था कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब फर्जी बातें हैं, सब लोगों को बरगलाने का तरीका है कहीं ना कहीं। और देखो, आज कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया तो नहीं दिखा रहा, इंटरनेशनल मीडिया अभी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया उनको नुकसान ही हो रहा है कहीं ना कहीं। जी भैया, ये तो सच्चाई है ही भैया। काफी हम लोगों ने बहुत समय तक साथ गुजारा है, अच्छे पल बुरे पल सब हम लोगों ने साथ में जिया है, स्टूडेंट लाइफ जिया है। अब पारिवारिक जीवन से धीरे धीरे अधेड़ उम्र की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे। मेरे पास तो शब्द नहीं है। आप लोगों को कुछ बातें करनी है तो आप कर सकते हैं। जी भैया, भैया बचपन में और बाद में यंग उम्र में क्या बदलाव देखा आपने? देखो, जब हम लोग 8वीं में थे तो हम दोनों ही बहुत, हमसे मेरे से ज्यादा शरारती गोविंद हुआ करता था, बहुत ज्यादा शरारती थे हम, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद दिल्ली आ गए तो थोड़ा समय की मार ने भी हमें सुधार दिया थोड़ा यहाँ पे रह करके। फिर उसके बाद दोनों नौकरी करने लग गए, धीरे धीरे नौकरी करते रहे। उसके बाद शादी भी दोनों की एक दूसरे के सामने हुई है। गोविंद की शादी, इवन गोविंद के सारे बच्चे मेरे सामने डिलीवरी हुई है सबकी, क्योंकि सबकी डिलीवरी में मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। जिगरी दोस्त की शादी में नहीं पहुंचा। हाँ, शादी में तुम्हारे नहीं आ पाए, तुम शादी में नहीं था, लेकिन सारी डिलीवरी में मैं हॉस्पिटल रहा हूँ जब डिलीवरी हुई है, सारी डिलीवरी में। जी भैया, वैसे तो भैया मैंने बहुत बार सुना है कि धानवी की तबीयत खराब है, पास कौन है? मेरा लंगोटिया यार। मैंने कई बार सुना है भैया, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जैसे गोविंद भैया के साथ मैं भी 8.5 साल 9 साल तो हो ही गया जुड़े हुए। और इनका सबसे अच्छा गुण भी है जी, जो मुझे समझ में आया, मैंने देखा, आपने भी देखा ही है, आपको भी समझ आई। पर भैया आज
मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। हमेशा शुरू से ही, आज से नहीं है, शुरू से मैं कह रहा हूँ। जो आदमी 1500 रुपए कमाता था, 800-900 रुपए कोई आने वाले को दे देता था, वो सोचो ना अब उससे ज्यादा क्या कर सकता था उस समय में। और कोई आया तो उसको छुट्टी लेके, कोई अगर आ गया उसको लेके एम्स चले जाना, 4 दिन की छुट्टी ले लेना ऑफिस से। तो शुरू से नेचर में ये रहा है, शुरू से उसके नेचर में ये रहा है। अगर इसके पास 10 रुपए है ना, कोई आ जाए मांगने के लिए तो 10 दे देगा, सोचेगा चलो मेरा इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। जी भैया, यही मैंने शुरुआत में भैया यही देखा था। और मैंने भैया, लेकिन भगवान की महिमा भी अजीब है ना। देखो कि भगवान भी सब पार लगा ही रहा है ना, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है। देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जीवन का एंड रिजल्ट पैसा बनाना कभी भी नहीं है, किसी का भी, और होना भी नहीं चाहिए। हम लोग 7 पुस्तों का इंतजाम करने नहीं आए हैं, बस अपना परिवार चल जाए और जितने लोगों का भला कर सकते हो भला हो जाना चाहिए जीवन में। और पता है, ये समझने में लोगों को 60 से 70 साल लग जाते हैं, और जो लोग 40 की उम्र में ये बात समझ जाते हैं वो जीवन जी पाते हैं फिर अच्छे से। जी भैया, और 60-70 के बाद भैया जीवन उनके हाथ में ही नहीं रहता, हाथ में नहीं रहता। फिर पता है, लोग ये सोचते रहते हैं, आज की डेट में आदमी सोचता है यार और थोड़ा पैसा कमा लूं, 100 गज का प्लॉट और ले लूंगा, एक मकान और बना लूंगा, एक गाड़ी और ले लूंगा। अरे ये सब किसके लिए करना है? जिस मकान में आप 100 करोड़ लगा दोगे, वो आज से 20 साल बाद वो भी खंडर हो जाएगा। किसी के बच्चे अपने पुराने मकान में नहीं रहते। आज हम अपने माँ बाप के मकान में रह रहे हैं क्या? नहीं रह रहे। हमारे मकान में रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन हम उसी घर को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, कमाने के पीछे भागते रहते हैं, पूरा उसी घर को डेकोरेट करने में। 20 साल बाद वो घर खंडहर होगा, उसके अंदर सांप बिच्छू घूमेंगे। ये सच है ना जीवन का। अब तो एक रिवाज आ गई है, पहले तो घर में नहीं रहते थे, अब तो रिवाज आ गई भैया, जिस शहर में बाप रहता है उसमें बेटा नहीं रहता। बताओ फिर। और फिर भी माँ बाप सोचते हैं और अच्छा बना लूं। किसके लिए अच्छा बनाना भाई? वही समय बच्चों के साथ गुजारो। आजकल सबसे न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, पेरेंट और उसके साथ नहीं रहते। अब पता है, अभी मैं 1 हफ्ते के लिए गाँव गया हुआ था, मैं भी अभी बिहार गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए। अभी मैं संडे आया हूँ यहाँ पे। मेरा घर जाता हूँ, मेरा आने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल आने का मन नहीं करता, बिल्कुल। ये लगता है कि कोई जुगाड़ ऐसा बैठ जाए कि नौकरी छोड़ के वहीं रहे हूँ। क्योंकि पता है, अब लगता है कि कल को माँ बाप नहीं रहेंगे तो हमारे पास रोने के और पछताने के सिवा क्या रह जाएगा जीवन में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज पता है, जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो बच्चे बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, 50 तरह की मिठाई बनवा देंगे उनको, उनके लिए गाय दान कर देंगे, उनको लेकर हरिद्वार चले जाएंगे। अरे जीते जी उनके साथ तो आपने 10 दिन गुजार नहीं पाए यार, क्या फायदा उनको हरिद्वार और कहीं ले जाने का। ठीक है, माँ बाप इंतजार करते हैं कि बेटा बेटी मेरे पास रहते। अब तो कई लोगों को देखते हैं, कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन से ही माँ बाप को वैसे वीडियो कॉल पे विदाई कर देते हैं। पता नहीं आने वाला कलयुग और क्या क्या दिखाएगा हम लोग को, भगवान ही मालिक है इस बात का। नहीं भैया, मैं सोच रही हूँ गोविंद भैया के पास इतनी सद्बुद्धि कहाँ से आती है? पता है, ये सब लोगों का, पता है, जब कोई आप अच्छा काम करते हो, दीदी आपने भी इतने लोगों के लिए अच्छा करा होगा, जब किसी का आशीर्वाद मिलता है ना, अपने आप एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाती है आपकी। आप जैसा दोस्त हो जो ये याद दिलवा दे कि मरते टाइम कुछ नहीं जाना, इससे आगे तो और सद्बुद्धि देने वाला क्या होगा? सही बात है, कुछ भी नहीं जाना, क्या जाएगा बताओ? आज की डेट में बताओ ईमानदारी से, हमें अपने पिता और उनके पिता के अलावा किसी का नाम भी याद है? किसी को याद नहीं रहता। नहीं, सच बात है। फिर हम क्यों दुनिया का पाप बटोरने में लगे रहते हैं कि कितना समेट लूं। और किसी से पूछोगे ना तो सब लोग यही कहते हैं कि पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन जब वो गुजर जाते हैं तो पता चला सारा पैसा बैंक में रह गया, आदमी के फोटो पे माला चढ़ गई। बताओ, आदमी अपने कमाए हुए पैसा का सदुपयोग भी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। पता है, किससे पूछो ना, बड़ा दिक्कत चल रहा है यार, पैसा है ही नहीं, टिकता ही नहीं मेरे पास। आज जब गुजर जाता है पता चला 10 लाख बैंक में पड़े हैं, बच्चे लड़ रहे हैं उस पैसे के लिए। अरे क्या फायदा भैया, ऐसे पैसों में क्या करोगे बताओ? इसलिए धर्म में काम। और कहीं ना कहीं पता है, हम सबको जब उम्र गुजर जाती है, मैं देखता हूँ 60-65 में, जब हम भी बचपन में थे और हमारी माँ किसी चीज को, किसी पंडित को दान दे देती थी तो हमें बुरा लगता था कि अरे देखो माता जी को ठग लिया पंडित जी ने। हमें भी लगता था, जब हम छोटे थे हमें लगता था देखो ये बूढ़ी है, इनसे ठग लिया उसने, ऐसा महसूस होता। लेकिन जब समझदारी बढ़ती है तो आदमी को लगता है कि कहीं ये सब कर्मी तो साथ जाएगा नहीं यार, दूसरे का क्या हुआ अच्छा कर्मी तो जाएगा नहीं साथ में। अब आज गोविंद के साथ देखो, हजारों लोगों की दुआएं हैं इसके पास, और उसके सिवा क्या है इसके पास? कुछ भी नहीं है उसके सिवा। आज लोगों की दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको एक बार
मैं कह रहा हूँ दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दुआओं से भी अब चल भी रहा है, ये भी नहीं है कहीं हबड़ा तबड़ी करने की भी हाँ जरूरत नहीं, वही सब क्या, कुछ सब चल रहा है। सब स्मूथ चल रहा है सब। हम दिल्ली आए थे तो सोचते थे यार कैसे यहाँ जुगाड़ होगा यार, हम लोग को इतनी छोटी मोटी नौकरी कैसे क्या करेंगे। ऐसे ही करते करते समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। एक आदमी मुझे आज तक, मैं 35 साल से गोविंद को जानता हूँ, एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि गोविंद ने मेरे साथ गलत किया। एक आदमी मुझे आज तक नहीं मिला ऐसा कभी भी। कह ही नहीं सकता भैया, ये एक तो आदमी पक्की नहीं मिला बात मुझे आज तक जो ऐसा कह सके कभी भी। अच्छा, ऐसे मुझे मैं 500 लोगों को जानता हूँ जो लोग गोविंद से कुछ ना कुछ फायदा उठा के चले गए। ऐसे 500 लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली। है जी भैया। तो ऐसे और भैया जैसे अगर आप नौकरी करके जीवन जीते थे, उससे तो आप लाख गुना अब भैया अच्छा जीवन जी रहे हैं, रात को सोते सबसे समय परमात्मा का। लोगों की दुआएं इतनी मिल रही है, मेरे को तो खुद इतना प्राउड फील होता है ना। अब मैं इस सेंटर पे तो मैं पहली बार आया हूँ, दूसरे सेंटर पे गया था। मैं यहाँ आता हूँ तो अभी ये देखो, मैं दोपहर में आया था, अभी तक बैठा हूँ मैं यहीं पे। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा यार बैठ के चलो गपशप मारते हैं कैसे क्या चल रहा है। तो आपको भी भैया याद आ गई कि पैसा मैं सब कुछ ये नहीं है, मीटिंग बैठ के बात मीटिंग करते हैं। जैसे 2-4 लोगों का नाम तो गोविंद चर्चा करता रहता है तो मैं सुनता रहता हूँ कि भाई ये दीदी है वहाँ की, राजस्थान की है, यहाँ से काम यहाँ की है। तो 4-5 लोगों के बारे में तो मैं जानता हूँ, बाकी तो कभी मैं आया नहीं चौपाल में। तो आज डिस्कशन हो रहा है तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो आप सभी लोग लगे रहिए, लोगों की इसी तरह से सेवा कीजिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए और स्वस्थ समृद्ध परिवार को आगे बढ़ाइए। जी भैया, धन्यवाद। पूरी कोशिश है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, बिल्कुल आगे भी आने वाला पिछला समय जैसे गुजरा उससे ज्यादा बेहतर आगे का समय गुजरे। बिल्कुल। और भैया अब आपको सच्चाई तो पहले से ही पता थी, अब भैया कभी कभी इकट्ठा होके बातचीत किया करें, क्योंकि वो बचपन वाला जीवन भैया जो आपके साथ जिया है वो किसी के साथ नहीं जी सकते। नहीं, मैं तो जब भी आता हूँ ना साथ में, हम लोगों ने टूर पहले पहले हम लोग टूर साथ में करते थे। राजस्थान के टूर के साथ ही गए थे ना। हाँ हाँ। राजस्थान हम लोग साथ गए हैं, मुंबई के टूर पे हम लोग साथ गए। पहले हर टूर हम लोग का दोनों पारिवारिक साथ ही रहता था कभी भी। अभी जैसे इधर में फिर कह रहा था कि चल मथुरा वथुरा घूम आते हैं, एक बार चलते हैं, तो कहीं का भी कोई टूर बनता है तो हम लोग साथ ही कहीं जाते थे। भैया अब जैसे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम दोनों बच्चे थे, फिर हमारी शादी हो गई, अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। ऐसे अब भैया आगे आगे दादा दादा बनोगे दोनों। तो ऐसे ऐसे अब अगला पड़ा वो है। ऐसे बड़ा अजीब लगता है कि हम दोनों पहले बचपन में साथ घूमते थे। ठीक है, अब जो जो शरारतें हम करते थे वही शरारतें बच्चे करते हैं, तो हमें तो बुरा नहीं लगता, हमें तो लगता है ये तो बच्चे हैं तो कुछ शरारत करेंगे ही भाई। ये बात गोविंद भैया रोज कहते हैं। क्योंकि भाई देखो, हम जो अब हम बच्चों को एक्सपेक्ट करें कि वो 40 साल की उम्र वाली समझ हो जाएगी तो कैसे होगी, पॉसिबल नहीं है ना। वो भी नहीं हो सकती। वही गलती करेंगे ना, तो बस जीवन चलता रहेगा उनका भी। मतलब एक समझिए कि मैं आप लोग एक वाक्य याद दिलाता हूँ। मैं ये नोएडा रहता था, कुछ दिन के लिए नोएडा रहता था। तो मैं जी। रात को 8 बजे ऑफिस छूटता था और स्कूटर स्टार्ट करके नोएडा पहुंच जाता था और 12 बजे के आसपास पहुंचता था और 3 बजे 4 बजे भोर में वहां से स्कूटर स्टार्ट करके चला आता था। 8-7 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता था। मतलब दोस्त से मिलने की ऐसी ललक होती थी कि इस तरीके से होता था कि आधी रात को हम दिल्ली की सड़कों पे वो खटारा स्कूटर लेके जा रहे होते थे, कि पता नहीं कब बंद हो जाए कहाँ। सही है भैया, वो दिन तो वही है भैया, इसमें कोई शक नहीं। अब चाहे आप दोनों गाड़ी में घूमते हो पर वो दिन वो नहीं आ सकते। वो दिन बहुत याद रहता है। मुझे याद है गोविंद पटेल नगर में रहता था, तब मैंने पटेल नगर का कम से कम 500-700 चक्कर काटा होगा मैंने। उसके बाद से मेरा अब जाना ही नहीं होता, कभी उधर जाती ही नहीं कभी उधर। जी भैया, ये तो सच्चाई है भैया। जहाँ और एक है भैया कि नए आते हैं दोस्त और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 32 साल एक साथ का एक ये भैया अजूबा। 32 साल का एक अच्छा टाइम, हम लोगों ने हमेशा अच्छा ही समय गुजारा है। और ऐसा नहीं है, हम अपनी हर बात एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, कोई परेशानी कोई भी अच्छा समय सब डिस्कस करते हैं। हंसी मजाक भी करते हैं, बहुत तरह की हंसी मजाक भी हम लोग करते हैं आपस में बैठते हैं। जी भैया, हंसी मजाक तो होगी ही, जो बचपन साथ गुजरा उनके साथ नहीं होगी तो कहाँ होगी। ऐसे तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, यादें हैं। तो आप और जैसे कि यहाँ पे भी चौपाल में बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, आप में से कोई भी एक आपके माइक को अनम्यूट खोल कर दिया गया है। भैया एक मिनट,
आप में से कोई भी गोविंद भैया की कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भैया खुद बताते नहीं, आज पता लग जाएगा इनकी सारी करतूतें अच्छी बुरी सामने आ जाएगी। भैया आप ईमानदारी से बता देना। गोविंद भैया, जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम आपके दोस्त को भी वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा मुझे ये बताओ, आप दोनों में कभी लड़ाई हुई थी? लड़ाई कभी हुई नहीं हम लोगों में, कभी नहीं, ऐसा हो नहीं ना। सकता। बचपन में छोटी छोटी चीजों के लिए गुस्सा हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर एक दूसरे अब को। मैं बताता हूँ। कभी गोविंद और उसकी वाइफ में लड़ाई होती थी तो ये दोनों समझौते के लिए मेरे पास आते थे हमेशा। कभी इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो इन दोनों का समझौता मेरे घर पे ही होता था। मैं कहता दोनों आ जाओ, यहाँ बैठो, फिर यहाँ बात करूंगा मैं। नहीं, वो तो बड़े आपकी होने लड़ाई की में बात है ना। बचपन की बात पूछ रही हूँ। कई बार हम किसी चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए बच्चे लड़ पड़ते हैं कि ये मेरा ले लिया तूने, ऐसे ये मेरा था, ये नहीं, मेरे हम को लोग ये। मुझे तो याद नहीं है कभी। हमें याद ही नहीं है। हमें तो याद नहीं है। हम एक दूसरे को देख के भूल जाते हैं। हम लोग कभी लड़ाई हुई नहीं कभी। हम लोग एक दूसरे को देख के भूल जाते हैं। कभी भी कहीं भी अगर हम कहीं बाहर भी गए, अगर रहा भी कि हाँ भाई हिसाब किताब करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे, अगर ऐसा रहा भी ना तब भी भूल जाते हैं। जो है सब ठीक है। भैया के बचपन की कोई शरारत जो आपको याद हो? लड़ने झगड़ने का तो कोई शरारत नहीं था कभी ऐसा। नहीं, शरारती नहीं थे ये? महाशरारती तो महाशरारती। तो फिर बताओ कोई शरारत। तो ऐसा तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ। ऐसे शरारतियों में फिल्म देखना, ये शरारती थी। फिल्म तो देखते थे। स्कूल में हम लोग तेज होते थे, स्कूल के मॉनिटर होते थे। हाँ। लेकिन शरारती में स्कूल बंक कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन फिल्म देखते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे किसी से। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया तो अगले दिन लड़ाई मेरी होगी, इसकी नहीं होगी, मैं करूंगा उससे जाके। और बचपन में सबसे ज्यादा एक्टर कौन पसंद था? किसकी फिल्में देखते थे आप? जो नहीं लग जाए, हमें तो टाइम पास करना होता था। हम तो उस समय 1.5 2 2.5 रुपए 3 रुपए की टिकट हुआ। दीदी ये कौन से हीरो बनने वाले थे? इनको तो नहीं, चलो पसंदीदा हीरो मैं आपको बताता हूँ। 1992 में पूरी मसौड़ी में पहली कार आई थी इसके पिताजी के पास। अच्छा। हाँ, और उस कार को ले जाके मैं अपने गांव के खेत में फंसवा दिया था। इसने बोला अरे खेत से ही चला जाएगा, मैंने सड़क से उतार दी गाड़ी नीचे। वैसे हमारी उम्र कोई खास थी नहीं। अच्छा, 92 में भैया आप मतलब कितने बड़े थे? 92 में थे कितने, समझ 13-14 साल के थे हम लोग। 14 साल के करीब। अच्छा, 90 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, 90 में आपकी शादी हो गई थी। एक वो याद है, हमें हमेशा याद रहता है। जब भी मैं कार देखता हूँ तो मुझे वो दिन जरूर याद आता है कि मेरे दोस्त के पास पहली गाड़ी आया और वो चोरी चुपके निकाला था गैराज खोल के। पिताजी हमें चाबी देते नहीं थे तो चोरी चुपके निकाले थे और मैंने कहा ले जाके गांव में फंसा दिया। थोड़ी दूर हम धक्का मार के कार को ले जाते थे कि कहीं स्टार्ट करे तो आवाज ना सुन ले। फिर उसके बाद चाबी लगा के। आज भी नंबर याद है, BR1J0003। हाँ। चलो बहुत अच्छा लगा भैया, आपकी दोस्ती ऐसे ही कहते जाए और वीर की दोस्ती बन के रहे। ये सलामत दोस्ती रहे। हम देख सकेंगे। दोस्ती सलामत रहे। बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका। चले आप लोग चौपाल की। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हमें तो ये जोड़ीदार सलामत रहे, इस पर नजर ना लगे। बड़ा अच्छा लगा ये आज आप लेके आए, बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपके इतने पुराने दोस्त भी आपके साथ है। तो भैया हमारा रिश्ता भी आपके साथ ऐसा ही बना रहे। इससे और भैया कभी बताओ कॉलेज वगैरह में गैंग होती होगी आप लोगों की? जी दीदी, मेरा तो यही सिद्धांत ही यही है कि जो जुड़ गया, जिसके साथ एक बार राम राम हो गई तो जीवन भर चलता रहेगा, साथ ही साथ रहेगा। भाई समय का अभाव हो सकता है, मिलना जुलना कम हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया।
हाँ भैया, एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा आज रखा भैया, इतने साल से आपके साथ है, वरना इतनी कबीलदारी होती है, क्योंकि सब कुछ बहुत होता है, सारे, इंसान भूल ऐसा नहीं, जाता है। बहुत कुछ दोस्त और भी थे, एक और दोस्त था, हम लोग तिकड़ी थे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, तिकड़ी थे। ये बात तो रही गई, हम तिकड़ी वो थे। एक काम गुम हो गया भैया। आ, वरुण वरुण प्रवीण गोविंद, हाँ। ठीक है, ये तिकड़ी थी, लेकिन वो हमारी उसमें नहीं मैच खाया विचारधाराओं में, इसलिए हम अलग हो गए। मतलब अभी भी दोस्त है, ऐसा नहीं है, फोन करेगा तो राम राम ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना, एक विचार होते हैं। वो थोड़ा अलग ड्रिंक व्रिंक करता था, इस तरह का दोस्त था। हाँ, लेकिन हम लोग मांसाहारी शाकाहारी थे। हम लोग बिल्कुल वेज आदमी थे शुरू से, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करता था, इस तरह का था वो। और भैया मैंने जब भी आपका नाम सुना ना भैया, ऐसे नहीं कहा कि वरुण को ये चीज वरुण का नहीं, मेरा यार भैया के मुंह से जब से भी सुना तो मेरा लंगोटिया यार वरुण हाँ। उसकी हमेशा भैया से। भैया प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम दीदी। दीदी, ये हमारी प्यारी दीदी है, उदयपुर से। अब थोड़ा सा रूबे परिचय कराते हैं सबसे बारी बारी से। रीना दीदी हैं, ये उदयपुर से। इनके घर में पहली बार नमस्ते दीदी। जी दीदी। दीदी भैया उनको भी दिखाइए जिनको आपको धक्का मारा था, बैंक में जाके बैठ गए थे। रीना दीदी उदयपुर से, मैं भी उदयपुर से। आपका उदयपुर से? पहले भैया के दोस्त से मिलने दो, बड़े दिनों बाद पहली बार ही आए हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है। तो भैया वंदे मातरम आपको भी। और आप जो हमारे भाई के साथ जुड़े हुए हो इतने टाइम से, तो आपको भी वंदन है सच में। हमारे लिए ये तो भैया तो क्या ईश्वर तुल्य ही हैं हमारे लिए ये। और सच में आप इनके साथ रहते हो, ये तो हमारा मतलब कि हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और हम इनके साथ के लिए तरसते हैं भैया, क्योंकि हमें वो इतना छुट्टी नहीं मिलती है या कुछ भी है, तो हम इन भाई के साथ हम लोग तरसते हैं बैठने के लिए। और आप सच में आप बहुत ही किस्मत वाले हो भैया कि आपके ये दोस्त हैं भैया। और एक गाना बनता है भैया दोस्ती का, जो कि आप थोड़ा सा गा देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सभी को। दोस्ती के लिए एक जरूर गाना जरूर हो जाए भैया। जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने। गाने का शौक तो हम सभी को पहले से कभी रहा नहीं, ठीक है, लेकिन भैया दोनों गाओ, दोनों दोनों एक गाना जरूर गाओगे, या अमिताभ बच्चन का गा लो या कुछ भी गा लो, पर एक दोस्ती का गाना तो बनता है भैया। कोई ना कोई गाना तो रहा ही होगा जिंदगी में भैया, जो अपने आपस में चलता होगा ये हाँ। दोस्ती में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ के तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये जय वीर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तालियां तालियां तालियां। हम लोग बचपन में वैष्णो देवी गए पहली बार, तो हम दोनों साथ में गए हर जगह, मतलब भारत में जहाँ भी गए हर जगह पहली बार। वैष्णो देवी दोबारा नहीं गया। हाँ, परिवार के साथ भी गए थे, लेकिन जब उससे पहले भी गए थे तो साथ ही गए। बहुत सारी यादें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें, और आयुर्वेद के प्रति बहुत सारा ज्ञान मुझे इसके सानिध्य में भी मिला, क्योंकि इन्होंने कई वैद्यों के नाम बताए, फिर उनके जीवनी को पढ़ने की कोशिश करी, उनके पीछे से थोड़ी सी जानकारी निकाली, कुछ बातें कंपनियों की जो टेक्निकल भाषा होती है उनको समझने का प्रयास किया। तो हर जगह से सीखने का प्रयास और सीखकर आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास, और ऐसे अनेकों चीजें हैं। वरुण ने ही बताया था कि हरियाणा में एक बहुत अच्छे वैद्य हुआ करते थे, तो शायद आज हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं चिकित्सा भास्कर, उन्हीं वैद्यों में से एक वैद्य हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था, और जिसमें आप सभी में से और भी किसी को कुछ पूछना हो, बात करनी हो, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी मैं परिचय करा दूं, रूबरू करा दूं कुछ परिवारों से। अपेक्षा गुप्ता बहन लखनऊ से, नाम तो प्रियंका शुक्ला, लेकिन ये है हमारे आनंद भैया। आप तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं भैया। आनंद भैया, आनंद माइक अनम्यूट कीजिए भैया। वीडियो ही बंद हो गया, माइक तो बंद, माइक भी बंद हो गया। एक सेकेंड भैया, ऑन है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी भैया,
जी जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया बहुत सुंदर आज जानकारी मिली कि भैया का भी मित्र हैं जो बचपन से ही दोस्ती चली आ रही है। बहुत भैया काफी। ये क्वेश्चन ये था कि आप लोग के बीच में कभी लड़ाई हुई या नहीं हुई किसी बात के लेकर, नोक झोंक थोड़ी सी? हमें हमें याद नहीं आता कि कभी लड़ाई हुई है। कभी नहीं अच्छा। भैया, कभी नहीं। जबकि टफ सिचुएशन हम लोगों ने बहुत देखा है, टफ जी जी सिचुएशन बहुत देखा है, दिल्ली में आकर के भी बहुत देखा है टफ सिचुएशन, जी जी। लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई हम लोगों ने कभी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। दरअसल कुछ तो बातें होती होंगी, जैसे हमारे भी मित्र हैं तो हम कहते हैं यार इसके अंदर थोड़ा सा ये कमी है, थोड़ा सा ये बनती है, बिगड़ती है। तो हो सकता है ना हो। नहीं है, हम हमेशा गोविंद को लेकर लोगों को यही कहते थे कि बहुत ज्यादा उदार है यार, हमेशा ये सब कुछ दूसरे पे लुटा देने वाला आदमी है, ये हम हमेशा कहा करते थे पहले भी। लेकिन फिर उसके साथ ये लाइन भी मेरी रहती थी कि भगवान कभी तो देखेगा ना यार कि ये आदमी हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता रहा है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि शुरू से भी इसी तरह है। शुरू से मैं कह तो रहा हूँ कि अगर इसके पास 100 का नोट रहे और कोई मांगने आ जाए कि भाई साहब मुझे 90 दे दो, तो 90 दे देगा या 100 ही दे देगा, कह देगा मैं भूखा ही रह जाऊंगा, कोई बात नहीं तू ले जा। भैया मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ चौपाल पे, वरुण को भी बताए। राम सागर है ना, राम सागर जो वहाँ जीएसपी में होता, उसने भैया 50 गज का प्लॉट लिया था नगली में। वो हर संडे के संडे जाता था, और हम ना एक ही कंपनी में ऊपर रहते थे, तो वो हर संडे के संडे जाता था। तो मैं कहता था भाई तू हर संडे मुझे छोड़ के क्यों जाता है भाई? भाई दोनों रहोगे तो एक दिन मैं घूमने जाऊंगा, मुझे भी अपने दोस्त के घर जाना है नजफगढ़। तो वो चला जाता था, कह रहा मैं जमीन लेने जाता हूँ। मैंने कहा जमीन लेने जाता है, अभी तक लिया ही नहीं, चलते हैं। एक संडे हम दोनों गए और वहां पे जाके फाइनल करके आ गया, और मेरे पास 400 रुपए थे, मैं उसको दे आया। कह रहे बाकी के पैसे? मैंने कहा कितने पैसे? करे इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह आएगी ना उसमें से ले लियो। तो उस वक्त मतलब है 24,000 का वो प्लॉट था, ठीक है। तो 12,000 13-14,000 रुपए के आसपास मैंने दिए थे, और बाकी के पैसे उसने किस्तों में दी थी। उसने 500 रुपए 300 रुपए किस्त करके ऐसे करवाया था, मतलब उस जमीन में। और उस वक्त उसने बोला कि बाद में 2 4 5 6 महीने के बाद भैया आप भी ले लो। मैंने कहा भाई अपने पास तो है ही नहीं, जो था वो मैंने तुझे दे वो कर दिया। और हम भूल गए, वो चीज ही भूल गए कि वो पैसे है या मैंने दिया, और वो ले लिया। ठीक है। आज उसके पास वो जमीन 50 गज की नगली मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे बहुत बढ़िया है, जो भी है भगवान की दया से। और अभी मैं वरुण को दिखा के भी आया कि शायद उस दिन का जो बीज बोया था वो फल अब नजर आया। ये सब चीजें चल रहा है, परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है। लेकिन ये हमेशा हम किसी का करते हैं ना, कोई हमारी भी मदद करने वाला आता है यार। कभी भी देख लेना जीवन में, कोई काम रुका है क्या? कोई काम नहीं रुका है, कोई काम नहीं। हम और वैसे भी प्रैक्टिकल देख लेना, हम किसी की मदद करते हैं ना, कोई ना कोई मदद करने वाला हमारा भी आ जाता है यार। कभी ऐसा काम नहीं रुकता। आप अच्छा करोगे तो हाँ, ये तो थोड़ा देर हो सकता है, परेशान हो सकते हो, पर काम कभी नहीं रुकता यार, सब काम निकल जाता है। बहुत सारी चीजें। और पता है, दुआओं के साथ अगर आप परिवार चलाते हो तो उसका अलग मजा है। कोई चोरी चकारी करके पैसा तो हर कोई कमा रहा है जीवन में यार, किसी को चीट करके धोखा देके, पर वो पैसा कमाना और एक ईमानदारी से लोगों की दुआओं के साथ जब आप परिवार चलाते हो तो उसका अलग ही सुख है ना, अलग सुख है, अलग शांति है अपना। जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, आगे परिचय हो जाए और लोगों से भी। जी जी। और ये हमारे हैं मंटू भैया, हेमंत किशोर पटना। अभी खाने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये खाने में लगे हुए हैं। अच्छा हेमंत भैया हर घर ये रसगुल्ला खाते हैं। और इनसे जब तक इनसे मिलते हैं, ये हमारे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के बहुत बड़े से कर्णधार, सोनीपत से प्रेशर विशेषज्ञ सुशील भाई। अच्छा सुशील भाई, वंदे मातरम सुशील जी। सुशील भाई। जी भैया, सभी को राम राम। भैया मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक छोटा सा कर्णधार। मैं काफी पहले सोनीपत जाता था, सोनीपत भी था मेरे पास, वहां पे एक वैद्य थे, वो क्या नाम है, संजय सेहरा। जी जी, है ना, संजय सेहरा और उनकी पत्नी और उनका बेटा, तीनों। हाँ, मशहूर है यहाँ पे सोनीपत में। हाँ, तो उनसे मिलने के लिए मैं जाया करता था, क्योंकि मैं जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में था, तो उनसे मिलने जाया करता था काफी पहले। और एक वरुण गोयल करके एक और डॉक्टर थे, काफी टाइम हो गया मेरे को भी। अब भी है, वो जैन मंदिर में बैठते हैं। हाँ हाँ। तो भैया मैं
2 लाइन सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल आज आप हमारी चौपाल पे आए हो बिल्कुल। तो प्रयास करूंगा थोड़ी सी लय में गाने का। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। हमारी चौपाल पे आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कब के बिछड़े हुए हैं आज चौपाल में मिले, कब के बिछड़े हुए मेरे दोस्त आज चौपाल में मिले। तो भैया ऐसी ही जोड़ी आपकी बनी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। जी भैया। एक मेरा प्रश्न रह गया भैया। हमारे गोविंद भैया कई बार हमारे चौपाल में और वैसे बताते थे कि मैं बहुत शरारती था, ट्रेन चलते हुए मैं ट्रेन रोक देता था। हाँ, तो उसका उसमें उस समय वो प्रथा थी। हम जैसे मान लो कोई काम है ना, तो उसका लोग ट्रेन दो डब्बों के बीच में एक वैक्यूम पाइप होता है, वो वैक्यूम पाइप लेके घर चले जाते थे लोग, और फिर खाना खा के आते थे, फिर वैक्यूम पाइप लगाते थे, तब ट्रेन आगे चलती थी। ज्योति जी गुप्ता, भैया। ज्योति गुप्ता बहन, रीवा से ज्योति गुप्ता बहन। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम वरुण भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। काफी अच्छा लगा आप लोगों को देख करके। इस प्रकार से मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं थी और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच रखी हूँ मैं ये बात। आपने बताया कि भैया जो है ना बहुत ही कम सैलरी में जॉब कर रहे थे और उसके बाद भी मदद के लिए उनके हाथ कभी पीछे हटते नहीं थे। तो भैया से एक ही सवाल था कि भैया कभी आपको इस बात का गिल्ट नहीं हुआ कि हमारे पास पैसों की तंगी रही और उस पे भी मैंने इस प्रकार से मदद कर दी अपने स्वभाव बस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ये जो स्तर है आपके पेरेंट्स से मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आपको इस बात का गिल्ट नहीं हुआ कभी? और दूसरा जी, दादाजी मेरे श्री श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास, जिन्हें पैसों का मोह नहीं, घर में जो भी पैतृक में बंटवारा होता है उनमें भी बंटवारा बराबर ना होने के बावजूद भी वो बड़े खुश। और उससे मेरे पिताजी का नाम साधु शरण, उनका भी स्वभाव इसी तरीके का। तो शायद माता पिता से ही मिला, वो पीछे से ही मिला वो। बिल्कुल ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि ये गुण एकदम से आता नहीं है दीदी। देने का गुण एकदम से नहीं आता, कहीं ना कहीं वो अपने ही पुरखों से मिला हुआ होता है, इस कारण से हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति जो रहती है उसके बाद देने के बाद हमारे अंदर वो गिल्ट आ जाता है। नहीं दीदी, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको गिल्ट आया हो, मैंने कभी ऐसा कर्म किया, अपने हाथ तंग होते हुए भी हमने दिया हो और उसके बाद पछतावा हुआ हो? ना दीदी, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा भूलने की आदत है। मेरे दादाजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं आप लोगों को एक फार्मूले के रूप में बता रहा हूँ। उससे पहले मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता है, मैं एक फार्मूला बताता हूँ जीवन का। जी बताना, कुछ कह रहा था। दीदी, किसी की मदद करने के लिए पैसे की नहीं, नियत की जरूरत होती है। अगर मेरे पास 1 रुपए है तो मैं वही दे सकता हूँ। अगर मेरे पास सामर्थ्य है, अगर किसी का कोई वजन ही उठा लिया तो वो भी एक मदद है। अगर कोई सामने से गाड़ी वाला आ रहा है ना, आपसे साइड मांग रहा है, आपने गाड़ी साइड में कर ली, ये भी एक मदद है सामने वाले का। तो किसी की मदद करने के लिए सिर्फ नियत की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है कभी भी। आदमी सोचता है, पता है क्या, हम सब सोचते हैं हमारे पे अंबानी जितना पैसा होता है ना, हम सबको एक एक कार दे देते हैं, हम सब सोचते हैं ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास सामर्थ्य है उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ लोगों को? नहीं, हम सब सोचते हैं यार अंबानी के पास इतना पैसा है, वो सबको एक एक मर्सिडीज दे देगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, लेकिन क्या हमारे पास 10 रुपए उसमें हम अठन्नी किसी को दे रहे हैं क्या? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो अगर आज की परिस्थिति में, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है दीदी, कभी आप गूगल पे देखना। जो सबसे अमीर आदमी दुनिया का किसको माना जाता है? बिल गेट्स को ना। उसकी एक स्टोरी है इसके ऊपर, आप कभी गूगल मार के देखना, उसकी एक स्टोरी है। उससे पूछा गया दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो इसके ऊपर एक स्टोरी है, लंबी स्टोरी है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप देखना। वो कहता है कि मैं नहीं हूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी मदद किसी ने कभी करी थी 1, 2, 3 रुपए का अखबार दे करके। वो उसने कहा था कि वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी।
अच्छा। इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी है। जब बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि सर आप इतने अमीर आदमी हैं, तो आपको लगता है आपसे ज्यादा अमीर कोई है? तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि जब मैं किसी एयरपोर्ट पे बहुत पहले गुजर रहा था, कई साल पहले, तो एक अखबार वाले से मैंने अखबार लिया। अखबार लिया तो मेरे पास $100 का नोट था, खुले नहीं थे मेरे पास। तो उसने बोला कि सर कोई बात नहीं, आप अगली बार दे देना। बोला फिर 1-1.5 साल बाद दोबारा मैं उसी एयरपोर्ट पे गया और दोबारा से अखबार लिया, और बाई चांस दोबारा भी खुले नहीं थे। तो उसने बोला सर आप ले लीजिए। तो बिल गेट्स को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बोला नहीं नहीं, तुम ये डॉलर रख लो। तो बोला नहीं सर, आप बाद में दे देना। तो इसने बोला तुम्हें घाटा नहीं लगेगा? उसने बोला नहीं सर, मैं अपने प्रॉफिट में से ही आपको अखबार दे रहा हूँ। ठीक है। इसके कुछ साल बाद बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर उसने उस अखबार वाले की खोज करवाई। तो काफी खोज करवाने के बाद जब वो गया उसके पास, तो उसने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो फिर उस अखबार वाले ने क्या कहा कि मैंने आपकी तब मदद की थी जब मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी था, और आप मेरी मदद तब करने आए हो जब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मदद करने के लिए आपको इच्छा शक्ति चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है मदद में बिल्कुल भी। आदमी सोचता है ना मेरे पास लाखों रुपए हो जाएंगे। जितना ज्यादा पैसा आदमी के पास आता जाता है ना, उसका ग्रीड उतना ही बढ़ता जाता है। आप देखोगे एक सब्जी वाला जो छोटा दुकानदार है वो धनिया फ्री में दे देगा आपको, लेकिन कोई मॉल वाला कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो जितना ज्यादा पैसा आपके पास आता है ना, आपका ग्रीड बढ़ता जाएगा। अब सोचो, आपके पास 1 रुपया है तो उसका 10% 10 पैसा होता है, तो आप 10 पैसा किसी को दान कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो 10 लाख आप दान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे आसान है आज की डेट में मेरे पास जो सामर्थ्य है, जिसकी सेवा कर सकता हूँ, जिसका भला कर सकता हूँ। और नाराजगी तो जीवन में किसी से रखना ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ 100 साल से ज्यादा लगभग लोग नहीं जीते हैं, 100 साल से ज्यादा। और 365 दिन का अगर एक साल मानते हैं तो 100 साल में 36,500 दिन हो गए। 36,500 दिन में 20-22 साल हमारे पढ़ने में निकल गए। तो अब क्या जीवन में बचा है? किससे लड़ाई मोल ले, किस परिवार वाले से झगड़ा करे, किस भाई से झगड़ा करे, किस जीजा से झगड़ा करे, किस चाचा से झगड़ा करे? अरे ये जीवन सीमित है सबके पास भाई। 500-1000 साल के लिए कोई नहीं रहने आया है। अब बता दो, आप 5000 गज का घर बना लोगे तो 500 साल रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना। तो हम ये समझते नहीं है कि जीवन हमारा सीमित है, बहुत कम समय है जीवन का। किसी को अच्छे से हंसी खुशी से शाम को रोज परिवार के साथ बातचीत हो जाए, साथ में बैठ के खाना खा ले, यही तो जीवन है असली ना। असली जीवन तो यही है ना। जी हाँ जी बहन रेनू वर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया बड़ा अच्छा लगा। कोई भैया के बचपन का नाम बताओ, कोई क्वेश्चन आंसर करे आज आपके ऊपर। भैया की क्या चीजें जानते हो आप? हाथों चौपाल आपके नाम होनी चाहिए। नाम तो बचपन से गोविंद ही हम लोग जानते हैं। गोविंद और गोविंद के बड़े भाई का नाम गोपाल था, तो हम लोग गोविंद गोपाल ही हम लोग उसमें थे। गोविंद के बड़े भाई हमेशा सीरियस रहते थे, हमेशा सीरियस। पढ़ाई लिखाई में भी वो ज्यादा सीरियस रहते थे हमेशा। हम लोगों ने कभी किसी चीज को सीरियसली नहीं लिया, हमेशा जीवन को लाइट वे में लिया। और मैं सबके लिए कहता हूँ, हम सब अपने बच्चों पे भी दबाव डालते हैं, अरे 95% लिया, 98% लिया। मैं पता है अपने बच्चों की पीटीए में जाता हूँ ना, तो मैं मास्टर से इतना ही कहता हूँ और बच्चों को कहता हूँ बेटा इतना इतना मेहनत कर लेना कि एक क्लास में 2 साल नहीं रहना पड़े बस। मैं बोलता हूँ ये नंबर का जीवन में कोई महत्व नहीं है बेटा। एक बात बताओ, अब हम 10वीं का नंबर कभी देखते हैं क्या? 12वीं का देखते हैं, ग्रेजुएशन का देखते हैं? जीवन में जब आदमी आगे बढ़ जाता है ना, कभी नहीं देखता इन चीजों को। लेकिन हम क्या है, हमेशा नंबर गेम में पड़े हुए हैं। आज अगर बच्चा आपका शिष्ट है, आपकी माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की देखभाल करने वाला है, तो आपको कभी उससे दूरी नहीं होगी। और बच्चा आपका अमेरिका इंग्लैंड में 5 करोड़ रुपए कमाएगा, क्या फिर जीवन है आपका? बताओ, कुछ जीवन रह जाएगा आपका? बताओ, आपकी देखभाल नहीं करेगा, आपके साथ नहीं रहेगा, आपके दुख में सुख में जो साथ नहीं रहेगा। अब सोचो ना, आज फॉरेन का कल्चर और इंडिया के कल्चर में क्यों इतना बड़ा फर्क है? इंडिया में ही परिवार का कल्चर है, बाकी कहीं कल्चर नहीं है परिवार का, कोई कल्चर नहीं परिवार का। हम अपने भाई समझते हैं, बहन समझते हैं, माँ समझते हैं, बाप समझते हैं। तभी तो विदेशों में फादर डे मनाया जाता है, यहाँ फादर डे की जरूरत थोड़ी ही है, बताओ। नहीं, तो यहाँ तो परिवार का कंसेप्ट ही है ना सारा का सारा साथ रहने का। मैं तो देखो, मेरे साथ भी जितने लोग काम करते हैं ना कंपनी में, मैं उन सबको कहता हूँ यार 5,000 कम कमाओ मेरे भाई, पर परिवार के साथ रहो। जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ के सड़क पे केला बेच लो, लेकिन परिवार के साथ रहो मेरे भाई।
नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सबको कहता हूँ नौकरी के लिए कभी घर मत छोड़ना मेरे भाई, घर के लिए नौकरी छोड़ देना, कोई दूसरा रोजगार कर लेना कभी भी। ज्योति चंदावत दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चौपाटी पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। और गोविंद भैया तो वैसे ही इतने नेक दिल और नेक इंसान है ना, पता नहीं कितनी तो बहनों के भाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वो नए हमारे सामने आप जैसे भाई को लेके आए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था बताइए। कि कभी आप आयुर्वेद में पहले से थे, हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे गोविंद भैया से ज्यादा नॉलेज है नहीं, मुझे शुरू शुरू के दिनों में? मुझे कभी नहीं, देखो आयुर्वेद में हम क्या है, हमें चूंकि कंपनीज ने ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो हमने शुरू में जैसे कंपनी ने बताया वात पित्त कफ के बारे में जानना है, फिर आपका जो सारा त्रिदोष में कैसे वर्क करता है मेडिसिन उसके बारे में काम करना है, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि और मेद शुक्र, इनके बारे में हमें टेक्निकल टर्म्स जो कंपनीज ने पढ़ाया, मेरे को सिर्फ वो नॉलेज है। हमारे कंपनी की मेडिसिन कैसे काम करती है वो नॉलेज है, बाकी इससे ज्यादा आयुर्वेद मैंने भी नहीं समझा है, देखो। मतलब आपने ना यहाँ पर भी सीरियस नहीं लिया कोई भी चीज में सही से। कह रहा हूँ, यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया मैंने, क्योंकि पर मैं गोविंद भैया यहाँ पर है ना सिक्स लगा। एकदम मैं तो यहाँ पे एज ए कॉमर्शियल, देखो चूंकि मैंने एलोपैथ से आयुर्वेद में आया, तो आयुर्वेद में जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया इमामी में झड्डू में, तो मेरे से उन्होंने कहा कि एक महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है उनका, मेरे से बोला पढ़ने के लिए, तो मेरे से नाम ही नहीं पढ़ा गया। म म म म म म मैंने कहा यार ये क्या, कहाँ कंपनी में फंस गया भैया, ये कहाँ मरवा दिया, ये तो कौन से वैद्यों के पास लिया है, मैंने कहा ये हरे पर्दे वाले वैद्यों के पास कहाँ जाऊंगा मैं। तो शुरू शुरू में बड़ी अजीब लगा, कोई चीज आयुर्वेद का पढ़ने के लिए देते, हमें पढ़ा ही नहीं जाए भाई, हमें पढ़ने को ही नहीं आया एक बार को, शुरू शुरू में बड़ी तो मतलब आप भी हमारे जैसे भैया से ही मतलब दवाइयाँ गोली यही एक सहारा है, मतलब अंधे की लाठी बने बने भैया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जाने कितनों की लाठी बने हुए। और मैं आपको जितनी भी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, आज गोविंद जो भी चीजें बताता है ना कि आप जीरे से उपचार कर लो, जी जी। से उपचार कर लो, मेथी से, आयुर्वेद की सारी कंपनी में भी इन्हीं चीजों का उपयोग होता है, इनके एक्सट्रैक्ट ही उपयोग होते हैं। जी जी। लेकिन इसका दूसरा पहलू बता दो, कोई कंपनी क्या डाल रही है क्या नहीं डाल रही है, आपको क्या मालूम है भाई? हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही है। टेक्निकलिटी को समझो ना, एक कंपनी कहती है कि मैं फलानी दवाई में 57 चीजें डालता हूँ, अगर 57 की जगह वो 56 डालेगी तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस वही बहुत सारे लोग सिर्फ कमाने के लिए आए कमाने हैं के ना, लिए यहाँ नेक काम। हाँ लेकिन जब आप रॉ फॉर्म में धनिया ला रहे हो, रॉ फॉर्म में जीरा ला रहे हो, रॉ फॉर्म में मेथी ला रहे हो, तो आपको जी, पता है ना कि मैं ओरिजिनल चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। सही है। और ऐसे भी देखो, अब फॉरेन के बहुत सारे लोग हैं जो इसी रॉ फॉर्म पे आ गए हैं, वो कंपनी के प्रिपेयर्ड मेडिसिन नहीं यूज करते। अब कई कंट्रीज में प्रिपेयर्ड मेडिसिन नहीं यूज करते, वो रॉ फॉर्म यूज करते हैं, धनिया ले आएंगे, जीरा ले आएंगे, वो ले आएंगे, खुद मेहनत करेंगे थोड़ा, जी। सोट के कैप्सूल ले लेंगे। हाँ सोट के कैप्सूल ले लेंगे, अदरक लेकिन नहीं, सोट की बनी हुई दवाई नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे। हाँ मतलब ऐसा उन क्या लोगों को टेस्ट भी डेवलप नहीं है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ मतलब हम लोगों को तो सारे स्पाइसेस का टेस्ट है, टेस्ट है। हम सब चीज को एक तरह से। दीदी समय थैंक का यू। अभाव होने वाला है, तो मैं नाम बढ़ देता हूँ। ये है ज्योति गुप्ता दीदी, ज्योति चंदावत दीदी उदयपुर से, रेणु वर्मा दीदी गुड़गामा से, इच्छा गुप्ता लखनऊ, प्रियंका शुक्ला यारन रिया है, पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता से, होशियार सिंह जी गुड़गामा से, मनीष तोमर, कोमल पटेल हरदोई, महेंद्र चाचा जी से बात कर लीजिए, ये हमारे बंधन उपचार के जनक हैं जी। वंदे मातरम वंदे मातरम चाचा जी। सही में आपका विचार जान करके बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों का विचार बहुत ही अच्छा है सही में। और जब सही कहते हैं कि विचार से मिलता है, बिल्कुल तभी वो निभता भी है, अभी तभी निपटा भी अच्छा है, निभता सही बात है, है। बिल्कुल सही। और सही में दोस्ती का मिसाल इसी तरह से होना चाहिए जो आप दोनों में है। इसी तरह से मेरे भी मित्र हैं, जब कुछ महीना पहले आए थे, लेकिन उनसे बात नहीं पाई क्योंकि माइक मेरा खोल नहीं रहा था। बिल्कुल तो उनको बोले हमारी भी दोस्ती के 35 साल हो गया, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से हमारी दोस्ती और हम दोनों का विचार बहुत अच्छा मिलता जुलता है, बिल्कुल पारिवारिक संबंध की तरह है, बिल्कुल एकदम से एकदम घरेलू रिश्ता की तरह हम लोगों का निभता है। हम उनके यहाँ जाए तो बिल्कुल
अपने भाई की तरह स्वागत होता है। वो हमारे यहाँ तो एकदम प्रतिदिन ही लगभग आना है उनका। इधर जब से चौपाल से जुड़े थोड़ा कम आते हैं। ये हम दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल आप लोगों की तरह है। बहुत अच्छा है। जी कोमल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया मातरम। के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलूं? बोलो। मैंने कुछ लिखा हुआ है। फूल खिले स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में खूबसूरती नजर आई, आप आए चौपाल में खुशियां ही खुशियां आई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। आप ऐसे ही आप आया करिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल जी। और इसके बाद ये रीना नवलानी दीदी हैं उदयपुर से, बात हुई गई है। नीतू महेश्वरी दीदी ये हैं हमारे। आपके पास तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि मेरे दोस्त का बहन का मायका है, मतलब ससुराल है, और मैं बहुत पहले गया था। बहुत पहले आए हैं दीदी वहाँ पे। कल ही चर्चा हो रही थी। ठाकुरगंज में मेरी बहन रहती है, तो वहाँ पे जी भैया बगल में ही है सब। हाँ ठाकुरगंज में काफी जाना रहता है। आइए भैया आइए। इसके मलिक भाई हैं कलकत्ता से, और ये चंदन भाई हैं चोपन से, आनंद भैया के जिगरी दोस्त, करीबी दोस्त। ये नायाब नायरा दीदी, नाम नायाब नायरा है लेकिन अनीता मिर्ज दीदी पंजाब की अभिनेत्री, बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काफी काम कर चुकी। प्रभाती लाल जी गुड़गामा से, मतलब ये अपना जयपुर हाईवे पे हैं। निशा, सोनी, और ये सरोज शर्मा दीदी और ये भैया हैं एज ए इंस्पेक्टर सिरसा में। वंदे मातरम भैया। नहीं खुला। नमस्कार जी। वंदे मातरम भैया। अंडरवियर फ्रेंड वरुण जी का सुस्वागतम। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो जी भैया। हाँ जी, आपके किस्से सुन के बहुत अच्छा लगा, और एक वो कहावत याद आ गई, बड़े मियाँ गोविंद भाई साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। वरुण जी वाह क्या बात है। दोस्ती तो ऐसी हो जो बचपन से लेकर के आज तक निभाते चले आ रहे हो। और वरुण जी, हाँ जी। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी शैतानियों के कारण आपके टीचर्स ने या पेरेंट्स ने आपके कान खींचे हो कभी? वो तो बहुत सारी नहीं, है। ऐसी तो बहुत है, कान खींचना खींचना। हम बहुत बदमाश थे, कहते रहो क्लास में हम बहुत बदमाश थे, बहुत ज्यादा। मतलब इसकी बदमाशी से ये दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में इसके पिताजी पढ़ाने लग गए। बहुत बदमाशी हमने करी है। तभी तो हम बच्चों को भी बोलते हैं कि यार एक उम्र में थोड़ी बहुत बदमाशी तो उनकी भी जायज है, इसलिए हर चीज में बच्चों को भी इतनी टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कोई गलत रास्ते पे ना चले जाए बच्चे, कोई ड्रग्स में ना चला जाए, कोई इस तरह के क्राइम में ना चला जाए, ये कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ठीक है, लेकिन हर चीज में बच्चों को टोका टाकी नहीं, भाई दौड़ मत खेल मत, ठीक है। उनका भी बचपन है, वो भी जिएंगे इस चीज को ना कहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे भी 50 साल वाले की तरह उठे, आके कुर्सी पे बैठ जाए, किताब खोलें, ऐसे कहाँ पॉसिबल है। जी। यह रूप सिंह अरोड़ा चाचा जी हैं, राजस्थान में भी रह रहे हैं, और इन्होंने भारत के कई जगहों पे भ्रमण भी किए हैं। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। आप लोग को देख के मुझे अपने दो दोस्त याद आए। हम लोग क्लास 3 के दोस्त हैं, और आज भी हम लोग की जो है सप्ताह में 2 बार 3 बार बात होती है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता है, पुराने दोस्त मिलते हैं तो वो बचपन याद आता है। जी ठीक है, इसी तरह आपकी दोस्ती सलामत रहे। धन्यवाद। ये पाथ्या शाह दीदी है, मैं जल्दी जल्दी नाम लेता जाऊंगा, अहमदाबाद से। ये ब्यास मुनि भैया हैं। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि दोस्ती में ओल्ड इज गोल्ड। जीवन में चाहे कितने भी नए दोस्त आए, पर जो नींव की तरह होते हैं पुराने वाले, वो इतने मजबूत होते हैं कि वो कभी अपने आप को हिलने नहीं देते हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड। धन्यवाद। ब्यास मुनि भैया हैं, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पे शॉप चलाते हैं, नरकटियागंज। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आपकी दोस्ती मिसाल है भैया, और बहुत कम सुनने को मिलता है ये सब चीजें। अब तो ये लगभग हम लोग भूल चुके हैं या खो चुके हैं।
आपकी दोस्ती देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल जाती तो मिल जाती है, लेकिन दोस्त नहीं मिलते भैया। और ये दोस्ती बनी रहे, हम सबक लें, ऐसे हम दोस्त बनाएं, दोस्त की तरह बने रहें, भाई बहनों की तरह से बने रहें। ऐसा नहीं मिलता है कहीं, ऐसा परिवार, ऐसा भाई और ऐसा बहन भैया भैया कहीं नहीं मिलता भैया। भैया जिस दिन हम लोग सिर्फ ये सोच लें ना कि जीवन जी में दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य क्या है ना, सारी समस्या जी समाधान हो जाएगी। बिल्कुल पता भैया, है, बिल्कुल। हम मानते हैं ना जी कि ये हम कुछ हमारा नहीं है यार, सब प्रभु का है, हमारा कुछ जी नहीं है, जो है उन्हीं का है, और हम लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाना है बस। वास्तव में ये है क्या अपने पास? पता है, अगला एक सेकंड भी तो नहीं है अपने ये पास। समझते समझते 60-65 साल हो जाते हैं हम, जी 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 और के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जीवन समाप्त होता जाता है। मैं तो सब लोगों जी जी को दो काम, एक तो किसी से झगड़ा नहीं, और जितना हो सके जीवन में आदमी को भ्रमण करना चाहिए। जितना ज्यादा आदमी जी घूमता है ना, उसका नॉलेज लेवल जी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हर आदमी जी को भैया अपनी क्षमता के अनुसार खूब ट्रैवलिंग करना चाहिए, खूब घूमना चाहिए जीवन में। जी। सत्यवीर भाई हैं मेहंदी आर्टिस्ट। वंदे मातरम भैया। मैं भी आपकी दोस्ती को सलाम करता हूँ, क्योंकि आज के समय में ऐसे दोस्त बहुत कम होते। आजकल दोस्त ऐसे नहीं है। मेरे भी दोस्त हैं मगर सब ऐसे ही हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ भैया की तरह कि मैं भी देने वाला बनता हूँ। मैं भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ किसी को कि होता मुझे है, देने तू भी वाला ही चल बना उधर के से। रहे। मैं देता रहूँ, मुझे लेने की आदत नहीं किसी से। वंदे मातरम भैया। जी। अमित मुक्तल, सविता दीदी हैं अम्बाला से, ऐसे ओपी ठाकुर भैया अरबल से हैं, अपने बिहार में अरबल से। अच्छा। हाँ, संदीप कौर दीदी हैं ये मोहाली से। नीरज चौबे भैया हैं, और अंकित रघुवंशी, रीना बहन जमुनानगर, रंबा दीदी, रश्मि यादव, सुमन पाल बहन मेरठ से, धर्मेंद्र कुमार बिहार, AK सिंह, डॉक्टर सुशील पानीपत। ये हैं डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, जिन्होंने आज सुबह से 5 घंटे श्री राम बटी बनाने के लिए पानीपत का क्लिनिक छोड़ के जींद गए अपने घर। गलती से अपनी धर्मपत्नी से पिसवाना चाह रहे थे, लेकिन 11 बजे की मीटिंग में सबने टोक दिया। तो हुआ क्या था, वे सच पूरा बताएंगे। इन्होंने पीसा है या उन्होंने भी, दोनों ने मिलके पीसा? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। आपकी दोस्ती सच में मिसाल है। आपकी दोस्ती को देख के मुझे भी मेरे दोस्त की याद आ गई। नहीं आने भाई, यही हूँ अभी। आज चंडीगढ़ में रहता है। हमारी भी एक ऐसी दोस्ती है। अब रामबट्टी के बारे में मैंने ज्यादा तो मैंने पीछा भैया, और 20 मिनट लड़के ने से पिसवाया था। तो मेरे को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखाई दिए भैया? हाँ दिखाई दे रही है भैया, गोलियां नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिया भैया आपका कैमरा है ना धुंधला होता है भैया, पता नहीं क्यों। एक दिन धुंधला आप हो रहा पौधा है। दिखा रहे थे तब भी ऐसे ही था। हाँ हाँ भैया, आप देखें थोड़ी। नहीं धुंधला ही दिख रहा है भैया। ये क्या बात है? हाथ सही दिख रहा है, जो आप हाथ कर रहे हो ना पीछे से, वो सही दिख रहा है। एक मिनट। बैक कैमरा करना भैया। बैक कैमरा था क्या अभी? अब दिखा रहे हैं। बैक कैमरा ही किया था दीदी, जो बैक कैमरा भी नहीं सामने आ रहा। भैया आपने ब्लर लगाया होगा ना, इसलिए वो धुंधला दिख रहा है। नन पे लगा दीजिए कैमरा वाले, तो सही हो जाएगा इसको। भैया कभी कभी दिखता भैया। आनंद शुक्ला भैया, इन्होंने ना बहुत सारी मतलब 250-250 ग्राम के बनाई है। जो नहीं बना सकते ना जूम पे, उनके लिए। जैसे आपको समय नहीं है, क्योंकि गाड़ी में कैसे बनाओगे? आपको तो रहना तो गाड़ी में है। गोविंद भैया। हाँ जी भैया। एक दोस्ती में भी बता देता हूँ। जी जी। क्लास 6 से दोस्ती चली आ रही है अभी तक। तब तो मेरे बहुत पुरानी होगी भैया, क्लास 6। हमारी तो फिर भी क्लास 8 है। ये बगल में बैठी हैं। हाँ, ऐसी दोस्ती हम नहीं छोड़े हैं। भैया क्या बात है। ये जोड़ी भैया आज फूटी, ये पता ही नहीं था। अच्छा, ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज था। तो ये बनारस से चौपन कैसे पहुंच गए? दोस्ती देख के आज दोस्ती का राज खुला है।
इनके पिताजी यही जॉब करते थे, अच्छा। चोपन में रेल कर्मचारी में हम लोग पढ़ते थे। हम्म। फिर संजोग है कि इनकी कहीं नौकरी लगी थी बनारस में, तो फिर आया, ब्याह की बात चलने लगी, हम्म। तो 2014 में ब्याह भी हो गया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए। बहुत जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। 2014 में कब्जा हो गया। कब्जा हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक बात है। ये सच्चा कब्जा है भैया, वरुण भैया की और गोविंद भैया की तो चलाने पे चलेगी। अब भैया ये छोड़ नहीं सकते। 36 का आंकड़ा है, आरती दीदी बोलती है ना 36 का आंकड़ा है, लेकिन कभी तो दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बस फिर वही अभी लिखा था ना, लड़ाई के बाद प्यार बहुत ज्यादा हो जगता है। अभी मैं तुम ऐश्वर्या दीदी को बताया था। जी, चलिए, बहुत ठीक है बढ़िया। भैया। आप भैया झूठ बोलते हो, 36 का आंकड़ा नहीं है, झूठ बोलते हो। ये है ना क्या? चौपाल में दक्ष क्या कह रहा है भैया, हाँ कह रहा है कि इनमें से ना गोविंद भैया या वरुण मामा जी या गोविंद मामा जी को किसी एक को नजर लगेगी, इनको बोल देना नजर उतार ले चौपाल में। तो ना आनंद शुक्ला भैया है चतुर, मतलब तो पहले से अपना इलाज करे रखते हैं, इसलिए बोलते हैं 36 का आंकड़ा। नहीं तो भैया 36 का आंकड़ा होने वाला एक खिड़की से दो झांक सकते हैं क्या? आज तो एक खिड़की से दो जने तो और दिख रहे थे, कहाँ गए? एक मिनट, ये फेसबुक। हम सभी। आज भैया आप भी एक खिड़की में दो। हाँ। आ, इनको माइक अनम्यूट करना, ये सुधा दीदी को। सुधा, अच्छा अच्छा अच्छा, भैया जी भी आज साथ हैं, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे तो रहते हमेशा साथ हैं, लेकिन आज सामने से दिख रहे हैं दोनों साथ में। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रणाम, जयपुर आज से। प्रणाम सर। आज आपका ये जो मैंने सुना, आपकी दोस्ती का ये जो जलवा, तो मेरी एक लाइन आपके लिए मैं बोलने की इच्छा है मेरी। बने चाहे दुश्मन जमाना तुम्हारा, सलामत रहे आपका ये दोस्ताना। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आपका दोस्ताना इसी तरह बना रहे, फले और फूले। धन्यवाद जी, चरण स्पर्श। और ये दीदी हैं बिहार की शेरनी, चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, संगीता, संगीता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम वंदे सभी मातरम। भाई बहनों को। भैया शेरनी का नाम आपने दे दिया, बहुत बड़ा तगमा। दोस्ती तो बहुत अच्छी है भैया। किसी के बारे में पापा जी बताते हैं कि किसी के बारे में जानना हो ना, उनके बचपन के दोस्त से पूछो, तो उनके बचपन से उनका नेचर निखर के आता है। तो आपका तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन भैया से बहुत कुछ पता लगा। बहुत अच्छी है भैया, आपका नेचर तो सबने देखा ही है। ऐसे परिवार नहीं बना है हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार। और आपके आने से तो राजीव भाई जिंदा हो गए हैं, तो हम सब तो आप में ही राजीव भाई को देखते हैं। ये है हमारी संजू बहन बीकानेर से। वंदे मातरम भैया जी। भैया एक बात कहनी थी, बुरा मत मानना। ये जो आप तो हमेशा ही हमारे साथ बोलते हो, जो भी मतलब बोलने का तरीका है, इन भैया का तो आपसे ज्यादा अच्छा लगा भैया, सही बताओ। एकदम क्लियर बोलने वाले, सपाट बोलने वाले, कोई भी क्वेश्चन करे उसको हाथों हाथ। आप तो थोड़ा गुस्सा, मतलब थोड़ा सा मैडम हमें क्या, चेहरे पे वो नहीं आया। हमें दीदी हमें डॉक्टरों को कन्वर्ट करना रहता है ना अपने प्रोडक्ट के हाँ, मैं ये कहने वाली थी, ये भैया सीधे नहीं है, ये कन्वर्ट करने वाले हैं दीदी, ये लहजे में बात करते हैं। और गोविंद भी उम्र कहता का, है भाई। हाँ उम्र का कितना फर्क है दोनों में, ये पूछना चाहती थी, क्योंकि एक व्हाइट और मैं एक ब्लैक। दोनों ब्लैक एंड व्हाइट है ना। चक्कर ये है कि गोविंद से मैं 5-6 महीने बड़ा हूँ। मैं नहीं नवंबर, व्हाइट बाल वगैरह ऐसे कह रही हूँ, इनके तो व्हाइट वगैरह, आपके ब्लैक है, तो वो समझ में नहीं आया भैया, थोड़ा सा बताना। व्हाइट तो मेरे भी होंगे ना, मैं शेव बना के रखता हूँ ना, इसलिए। सेव बना रखी अच्छा और ऊपर ठीक सही कर रखी है दीदी। ये तो छोड़िए, जो डॉक्टर को है। कन्वर्ट करता है इंसान है, भाई चौपाल को अच्छा कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैंने सोचा इनके साथ रहते हैं तो क्या पता भाई ऐसा हो दिमाग में, भाई ये भी देसी चीजें यूज करते हो, तो वो मुझे समझ में नहीं आया वैसे था। देसी है दीदी, विदेशी नहीं है देसी, इसमें कोई शक नहीं। झंडू अपनी भारत की है। ये झंडू भी तो इंडियन कंपनी, काफी पुरानी कंपनी झंडू। हाँ
दंडू अपनी बात सौ की है। साल से ज्यादा पुरानी बनती है। और ये देखना बहुत जितना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दोनों को सुन के। तो मैंने कहा बस भैया के अंदर जो चल रहा है ना, अभी मेरे दोस्त जो बता रहे हैं मेरे बारे में, तो वो यूं फील हो रहा है। जी भैया, धन्यवाद भैया। मीरा भैया, मित्तल दीदी रायपुर से हैं। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे वरुण मातरम। जी, आपको भी वंदे मातरम। नहीं, बहुत अच्छी जोड़ी है, राम मिलाए जोड़ी जो बोलते हैं, वैसी जोड़ी है, राम मिलाए जोड़ी। आपने बताया ना जैसे 3 थे, तो उसमें से एक हट गए, मतलब आप दोनों का मेल अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना, संस्कृत परिमार्जित होता है, अशुद्धि निकल जाती है उसमें से। तो आप लोग की जोड़ी वैसी दिख रही है कि सात्विक, एक से बढ़ के एक। बहुत अच्छा लगा भी आपको देख करके। जी जी, समय का अभाव है तो सभी से मैं सिर्फ नाम लेते चला जाता हूँ। सविता दीदी हैं, ओपी ठाकुर, संदीप कौर। अच्छा, दीदी के जो बात कर लेते हैं, हमारी चौपाल की बहुत अच्छी दीदी हैं। इनका सानिध्य, आशीर्वाद, क्योंकि धर्म के बारे में जो मुझे जानकारी मिली सबसे ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे उस दिन बात हुई थी। जीवन में पहली बार मैंने दीदी को सुना। इन्होंने सिख धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म को और सभी धर्मों को पढ़ा और उसमें जिया। लेकिन जिस भी आदमी ने धर्म के बारे में समझ लिया ना, वो उससे अधर्म चाह करके भी नहीं हो सकता कभी। जिसने धर्म के बारे में समझ लिया, वो चाह करके भी अधर्म नहीं कर सकता, चाहे तब भी नहीं कर पाएगा आदमी, इच्छा ही नहीं होगी कभी ऐसा करने की। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का धर्म है। इंसानियत का धर्म है, और क्या। जी दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम मैं जी। थोड़ा देर से ज्वाइन हुई अभी, पर मैं से समझ रही हूँ कि आप दोनों की कुछ गुफ्तगू चल रही थी। मेरा लंगोटिया यार है, हाँ, बचपन का मैंने वो दोस्त। तो हाँ देर से वैसे ज्वाइन हुई। तो आज हमारी संक्रांति है ना, नया महीना हमारे में आज शुरू होता है, जी असवन जी का आज महीना। तो वहीं गुरुद्वारा गए हुए थे, जी। और बहुत अच्छा लगा। आपकी दोस्ती के बारे में भी कुछ कुछ पता चल रहा है। धन्यवाद। तो धर्म की तो बातें भी हैं। अरे नहीं, एक और मैं वैसे पर्सनल बातें करती हूँ। शायद पित्त प्रवृत्ति के होने के कारण इनका बाल जो सफेद है, मुझे लगता है, क्योंकि ज्यादा हुए हैं गोविंद भैया के ना। भैया आप पित्त प्रवृत्ति के ज्यादा होंगे, पित्त प्रकृति के, बात। और इसी में जल्दी गुस्सा भी आता है। वात प्रकृति के हैं दीदी। दर्द, दांत का दर्द, रोज दर्द होता है ना। एक्चुअली गुस्सा इसका समझाने का तरीका भी है। मैं कई बार सोचता हूँ, मेरे सामने किसी से बात कर रहा होता है ना, तो उसको जब तक डांटेगा नहीं तो उसे भी वो फील नहीं हो पाता, मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। वो अगर उसे कह देगा ना कि आप ये तुलसी जल ले लो या ये ले लो, वो मानेगा नहीं। वो उसके अलावा पूछेगा, भैया क्रोसिन भी खा लूं, भैया ये भी ले लूं। अरे जब तुम्हें तुलसी जल कहा है भैया, तो तुलसी जल ही ले लो। हाँ, जैसे ही थोड़ा जोर से बोले, थोड़ा जोर अगले से को बोलता है, तभी वो समझ पाता है कि नहीं मेरे को यही करने का है। और वो ऐसे बातचीत हो जाती है। मेरे में भी साथ ऐसे होता है कि हम लोग जब बोलते हैं ना किसी को नॉर्मली, तो वो लोग सीरियस नहीं लेते। वो लेते और जब मैं डांट के मैं भी कभी किसी को बोलती हूँ, तो वो करते वही थे, पर पीछे से बोलेंगे मैंने सही भी करती, पर पीछे से बोलेंगे डांट भी देती। तो मुझे वही नेचर इनका भी लगता है कि जब आप कोई प्यार से बोलो। इसका तेज बोलने का उद्देश्य ये होता है कि जो कह रहे हैं वो कर लो तो आपको फायदा होगा ज्यादा। हाँ, और मन में यही चलता है। जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं आदमी का भला चाह रहा हूँ, और है ना। सामने वाला हमेशा मिक्स पैथी की तरफ जाना चाहता है। थोड़ा आयुर्वेद भी देख लिया, थोड़ा होम्योपैथी भी देख लिया, थोड़ा एलोपैथी भी देख लिया, किसी सर्जन से भी बात कर लिया, किसी से, तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मिक्स पैथी की तरफ सोचने लगता है। तो वैसे तो हमारा, मुझे लगता है हम ह्यूमन नेचर ही ऐसा है हमारा, या भारतीय दीदी संस्कृति ऐसा भी ऐसी है कि कि सबके साथ जिस मिल सीट के पे रहते हैं, जिस जहाँ सीट पे सही गोविंद राह भैया मिल। बैठे हैं, ऐसा है कि जिस सीट पे गोविंद भैया बैठे हैं, उस सीट पे एक दिन वरुण। दीदी आपकी आवाज। एक दिन जहाँ सीट पे गोविंद भैया बैठे हैं, वहां वरुण भैया। यहाँ तक आई दीदी।
एक दिन अगर वरुण भैया बैठे हो दीदी, और अपने मेरा प्रश्न तो गए उसी लय में, मेरा तो ये मानना है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग इस सीट पे रहो, और सब लोगों के साथ 500,000 लोग जुड़ेंगे, तब कितने लोगों का फायदा होगा। ये सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कितने लोगों का हम भला कर पाते हैं। सबसे पहला गोल क्या है कि लोग घर की मेडिसिन से ठीक हो। आज के डेट में आप देखो, मेडिकल एक्सपेंस इतना बढ़ गया, आप कितना मेडिकल ले लोगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। 50 लाख आपका 15 दिन में अस्पताल वाले खत्म कर देंगे। कितने का मेडिकल इंश्योरेंस ले लोगे आप? कितने का बिल आया था उसका तरुण? जब मेरा भाई रहा था उसका 67 लाख का बिल आया था, डिस्काउंटेबल। हाँ, अब ये सोचो कितने का आप मेडिकल ले लोगे। तो लोग, पता है आजकल आदमी, मैं कई लोगों को, डायबिटिक पेशेंट को देखता हूँ, वो कहता है दवाई खाने की बजाय यार एक रसगुल्ला और खा लेता हूँ। तो मेरा बोलने का क्या हाँ, मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि भैया तो गुस्सा करते हैं, इस सीट पे कोई भी होगा जवाब देते देते उनको गुस्सा आना ही है। गुस्सा में इसलिए कई नहीं, बार आदमी इलाज पूछ आप के जाके सभी लोग पूछता है। इस सीट के लायक हो। आप सभी लोग आने वाले समय में, जितने लोगों घर तक आपने ये घरेलू मेडिसिन, रसोई घर वाला पहुंचा दिया, तो यही सब कुछ है। कुर्सी इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है जीवन में, कुर्सी नहीं। जितने लोग का हम भला कर पाए, जितने लोग को हम अस्पताल से बचा पाए, लोग प्राकृतिक चिकित्सा कर पाए अपनी घर की सारी औषधियों से, बस यही गोल उद्देश्य है, और कुछ थोड़ी है उद्देश्य हमारा। आज वरुण भैया, एक परिवार में, मैं बता देता हूँ दीदी, अगर एक परिवार का एक आदमी भी कोई बड़ी बीमारी में चपेट में आ जाए ना, आज एक मेरी बहन का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं बताता हूँ। आज 5 साल में हमारे 75 लाख रुपए राजीव गांधी कैंसर ले चुका है, मैं बता रहा हूँ अपनी। लेकिन क्या होता है, एक आदमी अगर परिवार का कोई बड़ी उसमें फंस जाता है ना, आप पूरे जीवन की कमाई आपकी चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कितनी सेविंग कर लोगे? एक आदमी ईमानदारी से नौकरी करने वाला कितनी सेविंग कर लेगा बताओ जीवन में? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितनी सेविंग कर लोगे अब ईमानदारी से? वो सब एक बीमारी में, एक झटके में निकल जाएगा आपका। तो हमें क्या, इसी से तो बचाव करना है अपने घर परिवार का, और कुछ उद्देश्य थोड़ी है। बस अपने परिवार का, अपने नियर डियर्स का, इतने लोगों की भी सुरक्षा आपने कर ली तो बस काम हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, बस और क्या। और भैया आज के टाइम में तो जुकाम, खांसी जुकाम में लाख लाख रुपए ले लेते हैं। एक रात 1.5 लाख रुपए का है किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। कॉर्पोरेट, आप अस्पताल मत इसको कॉर्पोरेट डाकू कहिए आप एक तरह से। जी भैया, बुखार क्या चीज है? बुखार जैसे श्री रामवटी से ठीक होने वाली, और उसके लिए भैया 1-1 लाख। एक रात का कॉस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए। तो इसलिए कहना है बस, अब सबका भला हो जाए तो ठीक है, बस यही उद्देश्य है, और क्या। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, आप झंडू कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? 9 साल हो गए दीदी, 9 साढ़े 9 साल हो गए लगभग। 8 अप्रैल 2016 से। फिर तो भैया आपने जिया है, बिल्कुल जिया है भैया, इसीलिए इतना फास्ट है जवाब है, इतना अच्छे से संभाल रहे, मतलब बोल रहे हो भैया, जो भी है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने झंडू की झंडूपा बताई थी, इसने मुझे बताई पार्किंसन की दवा, और वाकई काम करती है। और वो छींक वाली भी भैया ने ही बताई थी। अब आप कह रहे हो तो वो छींक वाली जो दवाई है, मैं वो वैद्य का नाम भूल रहा हूँ, उत्तराखंड की नहीं, सेनर्जी नाम था शायद ना, क्योर उस दवाई का नाम है। हाँ जी, जो वैद्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद की वैल्यू क्या है, बताना चाह रहा हूँ। मैं उस वैद्य जी का नाम भूल रहा हूँ, उत्तराखंड के एक मशहूर वैद्य हैं, पद्म विभूषण भी उनको मिला है। एक फॉर्मूला उन्होंने आयुर्वेद का बनाया, स्निज क्योर, ठीक है, जो स्नीजिंग में काम आता है। आप किसी को बार बार छींक आती है ना, उसमें सिर्फ टंग के नीचे रखना है और लगातार 5 दिन तक रखना है, बिल्कुल गायब हो जाता है। इस एक फॉर्मूला के उन्होंने कंपनी को 150 करोड़ में बेचा है, 150 करोड़। सोचो, एक आयुर्वेद के वैद्य ने एक फॉर्मूला बनाया और उसको 150 करोड़ रुपए में बेच दिया। नंबर 1। नंबर 2, जब तक झंडू वो मेडिसिन बेचेगी उसकी रॉयल्टी उस वैद्य को जाएगा। सोचो कि एक उन्होंने फॉर्मूला बनाया, वो कितनी वैल्यू वाला है। हम सोचते हैं कि आयुर्वेद की कुछ वैल्यू नहीं है, देखो एक फॉर्मूला 150 करोड़ में उन्होंने बेच दिया, बताओ। जी भैया, है भैया, इसमें कोई शक नहीं, और वो काम करती है, हमने भी करवा के माध्यम से देखा। आज मैं बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक्स आपको डॉक्टर बता दूंगा जो अपनी फैमिली ट्रीटमेंट आयुर्वेद की लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आयुर्वेद की मेडिसिन नुकसान तो कम से कम नहीं करेगी, इतना तो सबको मालूम है। फायदा करे ना करे, नुकसान तो कम से कम जीवन में कभी नहीं करेगी, इतना तो सबको मालूम है। और उनको ये भी पता है भैया, हमसे ज्यादा एलोपैथ वाले डॉक्टर जानते हैं कि हम एलोपैथ की मेडिसिन के नुकसान कितने हैं, हम नहीं जानते, उनको ज्यादा नॉलेज है। बहुत मालूम है, लेकिन ठीक है, चल रहा है।
चले जी भैया आप ना मोबाइल 2 बजे से यहाँ बैठे हैं और मोबाइल भैया समेटे हैं आपने क्योंकि फोन भी आ ठीक रहा है है भैया दोनों के एक फोन। एक एक मैं सुमित भैया को ले लेती हूँ भैया। सुमित भी आए हुए हैं क्या? जी सुमित आजाद भैया, जी इतनी देर भैया मैंने अनम्यूट किया था उनको। उसके बाद फिर भैया आप 2 बजे से यहाँ बैठे हैं तो आप भी बातचीत करें भैया आपस में। वंदे मातरम भैया जी और वरुण भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी सबको? हमारे जी एडिटर भैया जी भैया। हाँ, ये ग्लोबी न्यूज के एडिटर चीफ है। एडिटर इन चीफ है, तो मैंने इनकी फोटो देखी है, कई बार वीडियो भी देखा है मैंने। लेकिन गोविंद भैया से शिकायत है कि इन्होंने इतना बढ़िया हीरा सबसे छुपा के रखा, खासकर मुझे हमारा मित्रता वाला संबंध है, फिर भी आज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भैया। कट रही है भैया, वीडियो ऑफ कर ले भैया। 1 मिनट रुको फिर, 1 सेकंड वीडियो ऑफ करके आओ भैया। हो। देखो अब आवाज देखना जरा चेक करके कैसी आ रही है। आवाज अच्छी आ रही है। अरे अब तो शादी वाली फोटो लगा दिया आपने, आवाज ही आवाज आ रही है। नेट तो काफी आनी चाहिए, बस 1 सेकंड बस वाईफाई चेक कर लेते हैं। वाईफाई तो ठीक है, अभी आ रही है आवाज ना? हाँ आ रही है, क्लियर। अच्छा पक्का क्लियर है? बिल्कुल। बस भैया बोलते समय टूटती है, ऐसे क्लियर कहने से तो आ जाती है। अच्छा तो मैं क्लियर क्लियर ही कहता रहता हूँ फिर। तो वही बात थी, मैं कह रहा था कि गोविंद भैया ये तो बड़ा अच्छा लगा भैया जी के बारे में, खासकर भैया जी को सुन करके, और ताज्जुब हुआ कि ये बारे में बताए, क्योंकि जिस तरह से उनका ज्ञान है और ज्ञान को प्रेजेंट करने का खासकर तरीका है, तो हम तो चाहते हैं कि वो लगातार और भी आए और अपने इसी तरह से मार्गदर्शन करें। गोविंद भैया तो खैर करते आ ही रहे हैं सालों सालों से, लेकिन उनके मित्र। अच्छा भैया, अगर जैसे हो सकता है किसी ने प्रश्न पूछ भी लिए, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ अगर अनुमति दोनों की तो। आपकी आवाज फिर आवाज ब्रेक हो रही है भैया, कट रही है भैया। एक सेकंड, अगर 1 मिनट होल्ड रख लें तो फिर मैं ना अपने वाले साथ आप आइए, जब तक 1-2 बहनें जो थी उनसे बात करें। चलिए हैंड रेस डाउन हो गया। भैया हुआ नहीं, मैंने हैंड डाउन किए हैं। ठीक है एक बार ले लेते हैं। एक चाचा जी हैं, एक सुमन पाल बहन है। मैंने भैया के लिए बाद में जाने के लिए हैंड डाउन कर दिए थे। जी चाचा जी, होशियार सिंह चाचा जी, अगर नेटवर्क है तो ही बोलने देंगे, नहीं तो चुप। मेरा नेटवर्क है, वंदे मातरम। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का कि आज हम लोग के बीच रूबरू हुए। संजोग था मेरी बारी आया था, उस समय हम काफी थोड़ा व्यस्त थे। दोस्ती की बात है तो अभी जस्ट उसे भी बोला कि अरे इधर आ जाओ, दोस्ती बात है, तुम्हें भी मिलाता हूँ जरा। बचपन से मतलब एक ही गांव का हूँ, तो बचपन से रहा हूँ साथ में, मतलब क्लासमेट, रूममेट और अभी जो है मकानमेट भी हूँ। मैंने एक ही छत के, तो मतलब बचपन से साथे रहा। सिर्फ दोनों का विचार जो है दोनों का अलग है, लेकिन दोनों साथ हूँ, है ना। रूम में मतलब एक ही क्लासरूम में रहा हूँ। स्कूल में एक स्कूल में था, लेकिन दोनों 2 सेक्शन में था। एक मैं जो है बी सेक्शन में, वो ए सेक्शन में रहा। हाँ, पटना आया तो एक ही साथ रहा, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन दोनों का खाने का पसंद अलग अलग, तो साथ साथ रहा। अभी बोले कि आओ इधर, तो बोला मैं गंजी में हूँ, नहीं जाऊंगा, तो भाग गया। क्योंकि तो ऐसा ही इत्तेफाक है मेरा भी कि मैं भी कहीं भी जाता हूँ तो पता नहीं क्यों खींच करके इसी के पास आ जाता हूँ। 2014 से फिर वापस इसी के साथ रह रहा हूँ। कभी वो एक फ्लैट ऊपर रहता है, हम नीचे, कभी हम नीचे तो कभी वो ऊपर, लेकिन मकान एक ही है। भैया कब्जा मत कर लेना, और तो ठीक है। जी भैया, आप भी अपने दोस्त को किसी दिन भैया लेके आना, आपके बचपन की खींचातानी हम करवाएंगे। भाग्य अभी बुलाए थे।
और थोड़ा सा उसका पेट फेंके हुए, तो किसी को भी बोलता हूँ तो बोलता है पहले अपना परम मित्र को ठीक कराओ तब फिर किसी का ठीक करवाना। तो इसलिए चलता है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का 9:50 संदीप भैया हम लोग के बीच बने हैं। चलते चलते संदीप भैया को सुनते हैं, उसके बाद हरे राम हरे कृष्णा की ओर चलते हैं, कोमल बहन की ओर और समापन की ओर। जी संदीप भैया बोल दे, अब माइक आपका ओपन है, लगता है आंख बंद के लिए या प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे, आवाज तो जा रही होगी इनकी। नहीं क्या बोलना नहीं है, वो गोविंद भैया की जोड़ी के नजर ना लगे, वो कर रहे हैं। वंदे वंदे मातरम। और उनके मित्र को भी बहुत बहुत बधाई, वंदे मातरम। बाकी दीदी बहनों को भी वंदे मातरम। गोविंद भैया कहना था यही चाहूंगा, बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके इतने अच्छे दोस्त हैं और आपके साथ अभी तक चल रही है। और यही एक ऐसा रिश्ता है भैया जो कि हमारे या किसी के भी जन्म लेने के बाद बनता है। बाकी रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं, वो बनते हैं, लेकिन हम यही एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम सारी दुख दर्द सब कुछ सह सकते हैं। किस्मत वाले होते हैं जिनके मित्र होते हैं और अंत समय तक चलते हैं। वरना तो आजकल के समय में बच्चों के तो मित्र तो रह ही नहीं गए हैं। लोगों के तो एक वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप फेसबुक में तो हजारों हैं, लेकिन सत्ता में कुछ भी नहीं रहता है। तो यही कामना करेंगे सबको आपके जैसे मित्र मिले। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। गोविंद भैया जी। हाँ सुमित भाई। हाँ अब आवाज आ रही हो तो कुछ बोलने का मन था। आ रही है आवाज सही सब? हाँ जी आ रही है। अच्छा अब नेटवर्क ठीक हो गए। तो पहले तो वही वाली बात बता देता हूँ को बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि आपने देखा कि गोविंद भैया के एक मित्र आने से ही चौपाल की रौनक एकदम बढ़ गई। तो क्यों ना अगर एक ऐसी चौपाल भी रखा जाए, गोविंद भैया आप जो है सबसे आग्रह करें कि जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं या जितने भी अपने स्वसमृद्ध परिवार के लोग हैं, एटलीस्ट एक दिन के लिए ऐसा रखा जाए कि वो जितने अपने मित्रों को जोड़ सके, खासकर जिन्हें वो सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, तो उस दिन सब अपने अपने मित्रों को जरूर जोड़ें। वो पर्सनली उनको लिंक भेजें, रिमाइंड कराएं। और उस दिन चर्चा गोविंद भैया मैं चाहता हूं कि मित्रता पर ही हो, पूरी 1 1.5 2 घंटे जितनी हो, क्योंकि मित्रों के बारे में वैसे भी बात करते करते व्यक्ति को अच्छा लगता ही है। और क्या पता कौन से मित्र से क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ ठीक लगे तो हम चाहते हैं कि एक मित्रता गोष्ठी या कुछ उसका नाम रख दिया जाए आपके द्वारा। लेकिन जिस तरह से आपके एक मित्र आने से रौनक बढ़ गई, ऐसे ही सभी लोगों के जो खास खास मित्र है, ऐरे गहरे नहीं, लेकिन जो खास लंगोटिया जैसे कुछ मित्र है या हमारी दीदियों की जो सहेलियां हैं, उनको जोड़ा जाए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तथास्तु। मित्र मंडली। हाँ मित्र मंडली, बहुत बढ़िया मित्र मंडली करते हैं। और सबका विचार जानेंगे उस दिन, किसी एक व्यक्ति की बजाय सब लोगों का विचार धीरे थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो शायद ये अच्छा और रहेगा। 2 घंटा में नहीं होगा। कोई बात नहीं, रामचरितमानस की तरह 24 घंटे चला लेंगे। हाँ तो ये भी अपने आप पे एक रिकॉर्ड हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ और जी। हो सकता है तब तक वो स्ट्रीम ऐड वाला गोविंद भैया सेटअप बना के 8 चैनलों पर लाइव चलेगा। और हाँ दिखा देंगे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में कितनी ऊर्जा है, कितने घंटे तक चल सकता है अपनी चौपाल का प्रोग्राम। लेकिन आजाद भाई कई लोग के ऐसे मित्र होंगे जो पता चला किसी और की पत्नी बन गई है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी यार। तो उसका मैनेजमेंट तो गोविंद भैया बहुत भली भांति जानते हैं। वो भैया जी मार्गदर्शन करेंगे, सब सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये सच में भैया आप तो सच में ही मित्र हो। आज अब तो मेरे को अभी ये खुरापाती भी भैया के दिमाग में बहुत चलती है। चलिए बहुत बहुत कोमल बहन, बाकियों के लिए माफी चाहते हैं और चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। समय का अभाव है जी। कोमल बहन
चश्मा निकाल दें सब लोग, आंखें बंद, पीठ सीधी, मन सहज, चेहरे पे मुस्कान। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ये वैसे ही बहुत फायदेमंद है। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। और आज की चौपाल पे भजन की शुरुआत कर देते हैं हम दोनों दोस्त मिलके, बाकी आप लोग करें। और इसकी विदाई मैं करता हूँ। हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन धाम में की जय। स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने दोस्तों की भाई के दोस्त की जय। मोनिका दीदी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए, और गोविंद भैया के दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम की नहीं, सॉरी सुबह की। ये मेरा 15 साल पुराना दोस्त, नहीं 2010 15 साल पुराना दोस्त। 2016। बेटा दिखाई नहीं दिया, बेटा मेरे को दिखाई नहीं दिया। बिट्टू बिट्टू छोटा बच्चा लग रहा है मेरे को। इधर हो बेटा, सुना छोटा बच्चा ही तो है। वंदे मातरम सभी को। बोला मैं पापा का सुदामा हूँ अभी। बताओ आयुष, बोलो। चलिए वंदे मातरम। आप मात्रा मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, उसके बाद 11 बजे सीखे सिखाए में आतुर रहने के लिए। जो हमने सीखा वो आप भी सीखें और सीखे दूसरों को सिखाने के लिए। और उसके बाद 4 बजे की मीटिंग में नारी सुरक्षा के बारे में जानने के लिए, नारी सुरक्षा है क्या। उसके बाद शाम की चौपाल में अपने अपने मित्रों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने भाई बहनों के साथ, अपने अपने अनुभवों के साथ वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।